अलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक नए अंदाज के साथ। भीगी भीगी सर्दियां हैं और आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन इस कुछ में भी कुछ राज है। लेकिन शुरू करते हैं प्रोग्राम का सुबनामा के साथ। शाहजेब, क्या ख्याल है? बिल्कुल, सबसे पहले सुबनामे में बहुत सारी खबरें जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले IMF का जिक्र कर लेते हैं। 2 तारीख हमने आपको बताई थी जब मीटिंग होने जा रही थी, और अब कुछ अच्छी खबर भी सामने आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि IMF पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की 6ठी किस्त की मंजूरी दे दी गई है। और साथ में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ये कहते हैं कि कर्ज की 6ठी किस्त $1 अरब है, यानी कि अब वो $3 अरब के अराउंड हो जाएगी। साथ ही पाकिस्तान फाइनेंस बिल और स्टेट बैंक बिल समेत IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुका है। तो तमाम शराइत पूरी करने के बाद अब फाइनली जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद ये बड़ी खबर सामने आ गई। जबरदस्त। और अगली जो खबर है, मैं चाहूंगी कि शाहजेब को मुबारकबाद दूं कि जनाब PSL 7 के जो कल लाहौर कलंदर ने जो परफॉर्मेंस दी है पेशावर ज़ल्मी, कल हमने जब कहा था तो भाई ऑब्वियस ही बात थी कि हमारे जो भाई साहब हैं वो तो लाहौर कलंदर को बहुत बड़े मोहब्बत भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन साथ साथ एक और बात भी है कि जो कल पेशावर ज़ल्मी ने भी खेला शाहज़ेब, वो नॉट बैड। देखिए, मैचेस वैसे बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। PSL के तमाम मैचेस बहुत अच्छे हैं। मुल्तान सुल्तान जिसका ये अक्सर जिक्र करती रहती है, वो तो बहुत अच्छी टीम जा रही है। लेकिन अगर लाहौर कलंदर्स की बात करें, गुज़िश्ता रोज़ हमने मैच देखा लाहौर कलंदर्स का और पेशावर ज़ल्मी का, बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था। लेकिन हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान ने जिस तरीके से क्या बात है 66 रन उन्होंने स्कोर किए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई बैटिंग में। और इसी तरीके से जो जीत है वो लाहौर कलंदर्स के नाम हुई। साथ में आपको बता दें कि लाहौर ने 200 रन का हदफ दिया था। जबरदस्त। मतलब कल तो मतलब सभी आधी टीम कराची, वो अपना पेशावर, और आधी टीम जो है ना वो लाहौर को सपोर्ट करी थी। और साथ साथ अब जो खबर आ रही है शाहजेब, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है जो बिल्कुल पोस्ट PSL मतलब फॉर्म में शुरू हो जाएंगी, उसके बारे में खबर आ रही है कि शायद वो रावलपिंडी के हवाले से थोड़ा सा शेड्यूल उसका तब्दील करने का इम्कान है, जिसकी बातें सामने आ रही हैं। साथ में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी इतलात हैं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो शेड्यूल से मुताल्लिक बातचीत हुई है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज रावलपिंडी से शुरू की जा सकती है। रावलपिंडी से शुरू होगी, बाकायदा तौर पर उसका शेड्यूल अब तैयार किया जा रहा है। साथ में आपको ये बता दें कि पहला टेस्ट 3 मार्च से कराची में खेला जाएगा, जो कि वैसे ही जो ऑलरेडी शेड्यूल बना था उसी के मुताबिक खेला जाएगा। लेकिन बाकी जो शेड्यूल है इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। हाँ, बट लेट्स सी कि क्या होता है। एटलीस्ट हो रही है ना, वो वाली बात सीरीज होनी चाहिए। हमारे मुल्क में क्रिकेटर्स इंटरनेशनल लेवल के आने चाहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए। और जहाँ तक बात करते पाकिस्तान के नाम रोशन होने की, तो पाकिस्तान का चीन का दौरा जो है वो उसका आगाज हो चुका है, और वहाँ पर चीन में जाने के बाद ओलंपिक्स का जो इफ्तिताही तकरीब भी बिल्कुल आज बड़ा अहम दौरा करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। चीन के दौरे पर आज रवाना होंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म बीजिंग में ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे, और वहाँ पर वज़ीर आज़म और सदर से उनकी खुसूसी मुलाकात भी होगी। साथ में कुछ ये बातचीत भी सामने आ रही है कि वहाँ पर जो गुफ्तगू होगी तिजारती इक़्तिसादी उमूर पर बातचीत होगी, CPEC और दीगर उमूर पर बातचीत की जाएगी। साथ में जो पाकिस्तानी क़यादत है, सरमायाकारी में दिलचस्पी लेने वाली कंपनियों के सरबराहान हैं, उनसे भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुलाकात करेंगे। ये कितनी अच्छी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि कल ही हम जो पाकिस्तान की फाइनेंसेस और इकोनॉमी ग्रोथ की रोज़ ही बात करते हैं ऑलमोस्ट, और ये कितना अच्छा होगा कि बाहर के सरमायाकार जो है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे। सच अ प्लेजेंट न्यूज़। साथ साथ आगे चलते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल को जो ख़त का जवाब दिया है उसके हवाले से एक अगली खबर है। बिल्कुल, आखिरकार उन्होंने ख़त का जवाब दे दिया है, जिस ख़त में उन्होंने ये लिखा है कि शहबाज जो शरीफ ख़ानदान के मीडिया ट्रायल और ज़ेर समाअत मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है ये ख़त। साथ में जो उनके बयान सामने आए हैं, या कह लें कि जो ख़त है उस ख़त में हम ये देख रहे हैं कि ख़त में ये भी कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने उनके बयान हल्फी का आखिरी पैरा क्यों नहीं देखा। और उधर शेख रशीद ने भी कुछ जवाब दिए। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जाली हैं। जाली है बेसिकली, उसके बारे में भी आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो अब दौरे लग रहे हैं तो घपला हो रहा है, अब प्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं। ये तमाम चीज़ें शाहजेब कहीं ना कहीं रोज़मर्रा के लेवल पर होती हैं, तो कंफ्यूजन भी मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत क्रिएट करती है। और इसमें ऑब्वियसली अगला जो है शाहजेब, हम क्या बात करने जा रहे हैं, हम गुज़श्ता रोज़ ये देख रहे थे कि जस्टिस उमर अता बंदियाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं, और उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी जो सजी, उसमें हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी शिरकत की, सदर आरिफ अलवी भी मौजूद थे। साथ में हम ये देख रहे
रहे थे कि बहुत सारी शख्सियात थी, वफाकी वज़रा थे और हमने देखा कि वहाँ पर अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और बाकायदा तौर पर अब 28वें चीफ जस्टिस यानी कि हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं। हमारी दुआ है सबसे पहले पाकिस्तान की टीम की कि आप बहुत अच्छे फैसले लें, अल्लाह पाक आपके अच्छे फैसलों में हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान का जो लॉ है वो और ग्रो हो और लोगों को और यकीन पैदा हो। यकीन की बात करते हैं तो मुझे यकीन नहीं आ रहा शाहजेब के पाकिस्तान जब अच्छी चीज़ों में सरे फहरिस्त आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और हैरानी दोनों साथ होती है। बिल्कुल आपकी हैरानी भी तो ठीक है। हम बात कर रहे हैं हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान विजन की और इसके तहत अब बाकायदा तौर पर जो नाथुरा कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड है उसको डिजिटल वॉलेट बनाने के लिए काम किया जा रहा है। खास तौर पर यानी कि कहा यह जा रहा है अब आपने स्मार्टफोन के जरिए बायोमेट्रिक भी करा सकते हैं, साथ में जो आपकी वेरिफिकेशन है वो सिस्टम भी नाफिज कर दिया जाएगा इसी एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये बड़ी कामयाबी है और हम पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसके पास ये आया। और ये भी बात है ना शाहजेब की जो इंटरनेशनली पाकिस्तानी है उनके पाकिस्तानियों के लिए उनकी तो तकरीबन हो भी चुकी है। 75,000 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन पे कह लें कि एक तरह से ये कामयाबी से ट्राई भी किया गया और उनकी बायोमेट्रिक भी की गई इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो बड़ी कामयाबी है जिस तरीके से डिजिटल वॉलेट बनाया जा रहा है और मुतारिफ कराया जा रहा है। साथ में आपको ये बताएं कि मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी बदलती जा रही है। हमने ये भी देखा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तीफे का ऐलान किया जिसके बाद हलचल मच गई सियासत में भी और सियासत में ऑलरेडी हलचल मची हुई भी थी। हम देख रहे थे सिंध में भी हलचल मची हुई थी, उसके बाद जब सेनेट में इसका ऐलान किया गया उसमें भी हलचल मची। साथ ही यूसुफ रजा गिलानी पर तनकीद के निश्तर भी बरस रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर कुछ बयान इस किस्म के आ रहे हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी ये कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा ड्रामा था, ये कुर्सी से चिपके रहेंगे, ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयान दिया गया। साथ में आपको ये भी बताएं कि कुछ और भी बयान सामने आए कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे के लिए संजीदा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। सर सबसे बताइएगा कि यूसुफ रजा गिलानी ने तो जो कह दिया है कि इस्तीफा का ऐलान कर दिया है और इल्ज़ाम तराशी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या वाकई ऐसा है? देखिए आप अभी खुद फरमा रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। सवाल यह है क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। मैं पहले अर्ज कर चुका कि ऐलानात की हद तक है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम है, इन्होंने हरगिज़ इस्तीफा नहीं देना, ये बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और इसी तनख्वाह पर काम जारी रखेंगे। अगर आपने इस्तीफा देना है, आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मैं कायदे हिफ्ज़ इख्तिलाफ नहीं रहना चाहता, बहुत से लोगों का उन पर एतमाद भी उठ गया। फिर आपने इस्तीफा तो नहीं दिया, अभी भी बैठे हैं वहाँ, खामोशी इख्तियार कर ली। बिलावल ने कहा, देखिए बिलावल ने तो कहना था, अगर आप इस्तीफा देने में संजीदा होते चेयरमैन सेनेट को देते, बिलावल को ना देते। ये तो ये कहते हैं ना एक खेल था जो ने खेल लिया, लेकिन उससे मजीद एक्सपोज हो गए। अच्छा शाह साहब साथ में ये बताएगा, हम आपकी जो मौजूदगी है उसका फ़ायदा भी उठाएंगे, दीगर मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ में ये ज़रूर बताएगा कि पीटीआई हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए संजीदा है काफ़ी, ये हम देख रहे हैं। फिर रुकावट कहाँ आ रही है सर, और मौजूदा हालात क्या वाकई ऐसे हैं कि ये सूबा बन सकता है? यकीनन बन सकता है, बनना चाहिए, हमारे मंशूर का हिस्सा है। रुकावट है हमारी ऑपोजिशन की, जिसे कहते हैं ना दोहरे मयार की सियासत। एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि हम जनूबी पंजाब के हक में हैं, जब वो कहते हैं हम हक में हैं और गिलानी साहब ने कहा तो मैंने कहा आइए, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने खत किया बिलावल भुट्टो जरदारी से और मैंने कहा कि आप लोग नामजद कर दें, मिल बैठते हैं, मिलकर एक बिल तैयार करते हैं, असेंबली में ले जाते हैं और 2/3 अक्सरियत से पास करवा देते हैं। लेकिन उन्होंने खत का जवाब नहीं दिया। देखिए ये चाहते हैं कि ये जो है नेकनामी जो है वो तहरीक इंसाफ के खाते में लाए। मैंने तो उनको रास्ता, एक बड़ा माकूल रास्ता दिया कि देखिए हम क्यों तहरीक इंसाफ तनहा को ये क्रेडिट देना चाहते हैं, आप शामिल हो जाइए, आप हिस्सेदार बन जाइए। और जब आप, दुनिया भी जानती है कि तरमीम में आपका हाथ होगा और आपके हाथ के बगैर ये तरमीम मुमकिन नहीं है, तो आप क्रेडिट के मालिक बन जाएंगे। तो आइए मिलकर हाथ बढ़ाएं और जनूबी पंजाब को हकीकत बनाएं। सही।
अच्छा शाह साहब, एक और सवाल आपकी, आप यहाँ मौजूद हैं तो ऑब्वियसली उसके हवाले से एक और सवाल कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो चीन का दौरा है और जिस पर जा रहे हैं, वो दौरा पाकिस्तान जो है वो उसके हवाले से दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो है वो मजबूत बनाने के लिए कितना अहम है? देखिए, ताल्लुकात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमेशा से अच्छे थे और हैं और रहेंगे। चीन हमारा आजमाया हुआ दोस्त है, हर आड़े वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया और जब उनको हमारी जरूरत पड़ी हमने भी लब्बैक कहा। अब ये दौरा है, इसमें विंटर ओलंपिक्स के लिए सदरशी ने वजीर आजम को दावत दी है और भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं, हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, इजहार यकजहती के लिए आ रहे हैं और उसके साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी होगी। सदरशी से मुलाकात है, वजीर आजम ली से मुलाकात होगी और मेरी मुलाकात है वजीर खारजा से। तो ये 3 अहम इंटरेक्शन वहाँ होने हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, जनूबी एशिया का अमन व इस्तेहकाम ज़ेर बहस आएगा, ज़ेर गुफ्तगू आएगा। हमारी जो इकनॉमिक इंटीग्रेशन है, हमारी दो तरफा तिजारत है, इन्वेस्टमेंट के इम्कानात हैं, सीपेक की रफ्तार है, ये सब चीज़ें जो है वो ज़ेर बहस आएंगी। सर, यहाँ पर मैं कुछ कश्मीर की बात भी करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर सर कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करता है, कश्मीर का मुकदमा लड़ता है, लेकिन सर उसके बावजूद हम देख रहे हैं जो मोदी सरकार के मजालिम जारी हैं, उसको रोकने के लिए जो आलमी ताकतें हैं या कह लें जो आलमी कुव्वतें हैं, वो कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रही, वो किस तरीके से उन पर दबाव नहीं डाल रही। इस पर सर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, आज से 2 रोज़ पहले मैंने एक मीटिंग की जहाँ जितने इस्लामाबाद में यूरोपियन यूनियन के ममालिक 27 हैं, उनके जो एम्बेसडर्स हैं, सफरा हैं, और मैंने उससे यही बात की कि देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि इंसानी हकूक के आप अलमबरदार हैं, आप कहते हैं कि अफगानिस्तान में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और हम आपसे इत्तफ़ाक़ करते हैं, मैं भी उसके हक में हूँ कि वहाँ बुनियादी हकूक तहफ़्फ़ुज़ में हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आती है तो आप खामोशी अख्तियार क्यों कर जाते हैं? ये चीज़ लोग जब सुनते हैं, देखते हैं तो उन्हें बेचैनी होती है, उन्हें तशवीश होती है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे। क्योंकि इंसानियत तो इंसानियत है, चाहे वो कश्मीर में हो, अफगानिस्तान में हो या दुनिया के किसी मुल्क में हो। जब किसी बच्चे पर पैलेट गन का इस्तेमाल हो, जब किसी औरत को मतलब उसकी चादर छीनी जाए, जब इज्तिमाई कब्रें दिखाई दे, जब सर्च एंड कॉर्ड जो कॉर्डन ऑपरेशन है, वहाँ निहत्थे बच्चों को उठाकर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का निशाना बनाया जाए, बड़ी कर्मनाक चीजें हैं जिस पर आपको नोटिस लेना चाहिए। 100% अग्रीड। शाह साहब, अगर आपने जिस तरह बात की है, वाकई में जो मंजर आपने खींचा है तो दिल वाकई हिल जाता है और उस कैफियत में आ जाता है कि हमारे लिए फिर एक सवाल जहन में आया कि 5 फरवरी हमारे लिए ये दिन मनाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, 5 फरवरी की इब्तिदा होती है 1990 में, जब जून के महीने में एक खून की होली खेली गई और बहुत से निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। उसका एक रिएक्शन हुआ, एक अपराइजिंग हुई और ये फैसला हुआ कि इजहार यकजहती के तौर पर हर साल 5 फरवरी को मनाया जाएगा। अब हो रहा क्या है? आप आज आइए, मैं 90 की बात कर रहा था, आज आइए अब जनवरी 2022। जनवरी 2022 में भी आपने देखा और हमने ये रिकॉर्ड पेश किया है कि बहुत से निहत्थे मकबूजा कश्मीरी जो नौजवान हैं उन्हें निशाना बनाया गया और तकरीबन 28 के करीब शहादतें हो चुकी हैं और कोई उन पर मतलब फेक इनकाउंटर, जाली मुकाबले करके उनको मावराए अदालत कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। आज पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है दुनिया से कि आपने कश्मीरियों से वादा किया,
आपने पाकिस्तान से वादा किया। मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका आज भी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल सही बात। तस्लीम करती है, उसकी करारदादें मौजूद हैं और आपका वादा है कि वहाँ लोगों को हक के खुद इरादियत दिया जाएगा। वो इफा नहीं हुआ, वहाँ जुल्म हो रहा है। उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना पुरअमन एहतजाज का हक है। पाकिस्तान उनके साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहा है और 5 फरवरी को मुझे यकीन है कि पूरे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे और अपना जो हक की खुद इरादियत है उसकी तजदीद का अहद करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले पाकिस्तान में इसी अहम मामले पर बातचीत हो रही थी, बहुत सारे अहम मामला थे, तो वज़ीर ख़ारजा साहब ने हमें ज्वाइन किया और इन सब पर कमेंट किया। हम सर वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। साथ ही हम प्रोग्राम का अब जिस तरीके से हमने आगाज़ किया है इन अहम खबरों से, अब बहुत सारी और अहम खबरें हैं माया। महंगाई हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर बात करते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और अब यूटिलिटी स्टोर्स में भी कीमतें बढ़ गई हैं। मतलब जब महंगाई की बात होती है, शाहजेब का जो चेहरा है वो इधर मेरी तरफ मुड़ जाता है क्योंकि शिकायत महंगाई की मैं कर रही थी। हम सबका मसला है, सबका मसला है, हर इंसान का मसला है शाहजेब। जिनके पास वो कहते हैं ना अंधा पैसा होता है वो उनको नहीं ऑब्वियसली कोई फर्क पड़ता है, हम पहले भी कहते हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली जो हर चीज को बजट में लेके चलते हैं, तबका है जो गरीब लोगों के लिए तो बहुत तंग करती है, उनको पता ही नहीं है कि भाई हमें यूटिलिटी स्टोर से जाके लेना है क्योंकि हमें पता है वहां पर मुनासिब कीमतें मिलेंगी। लोगों को ये उम्मीदें होती है इन स्टोर से, लेकिन अब वो उम्मीदें भी ख़त्म कर दें क्योंकि अब हो कुछ यूँ रहा है जैसे कि ये बताया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर से भी रिलीफ ख़त्म कर दिया गया है। तकरीबन 240 अशिया की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है, जिसमें दालें भी हैं, बच्चों का दूध भी है, मशरूबात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और उनकी कीमतों में नुमाया इजाफा हम देख रहे हैं। साथ में आपको ये भी बताएं कि तर्जुमान वज़ीर ख़जाना जो है मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जिन अशिया पर हुकूमती सब्सिडी नहीं है उनकी कीमत सिर्फ बढ़ती है। तो इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए कि किन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या वाकई ये 240 अशिया ऐसी हैं जिन पर इजाफा वाकई आवाम के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। इससे बात करने के लिए GM प्रोक्योरमेंट यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महंगी हो गई हैं, किस किस चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि ये यूटिलिटी स्टोर्स पे कुछ अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो मैं इसमें आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पे जिन अशिया की कीमतें बढ़ाई गई हैं वो ओपन मार्केट में पिछले 3-4 माह से मुसलसल 3-4 दफ़ा उनकी कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन हमने उनकी कीमतें नहीं बढ़ाई थी और उसी कीमतों को मेंटेन किया था। लेकिन अब पोजीशन ऐसी है कि ओपन मार्केट से हमारा जो था वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था चीज़ों का, तो उस सिलसिले में हमने अपनी जो बहुत ही कुछ चीज़ें थी जो हमारे पास हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या वेंडर्स हैं जो वो हमारे सप्लाई नहीं दे पा रहे थे, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने कुछ चीज़ें बढ़ाई हैं, जिसमें घी ऑयल है, डिटर्जेंट है, बाथ सोप है, वॉशिंग सोप है और कुछ चीज़ें जो आपने बताई हैं। तो इसमें मजीद मैं आगे प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ चीज़ों के मतलब बताऊंगा। सर, एक सवाल आपकी बात काटते हैं बड़ी माजरत के साथ। आपने खुद ही कहा कि ये तो आम मार्केट में इतने अरसे से बढ़ी हुई थी, यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ 240 से ज़्यादा जो है अशिया की हवाले से अगर मैं बात करती हूँ, यूटिलिटी स्टोर की तरफ आम इंसान रुख ही इसलिए करता है क्योंकि उसको इस बात की तसल्ली होती है कि वहां पर उसकी अफोर्डेबल बजट के अंदर वो अपनी घर की चीजें सब्सिडाइज चीजें होती हैं वो वहां परचेज कर सकता है। उसकी उम्मीद को इस तरीके से अगर कह देना कि जी मार्केट में अगर वो थी, सर आपके ख्याल में ये फेयर है? जी, एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो अवामुन नास के लिए एक गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, वो सब्सिडी उसी तरह उन अशिया पे दी जा रही है। और दूसरा, इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम के तहत जो हमारा एक तबका है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो कि बेनिफिशरी हैं एहसास प्रोग्राम के, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूटिलिटी स्टोर पे ट्रायल बेसिस पे उनका भी टारगेटेड सब्सिडी शुरू कर दी है। तो ये तो अवामुन नास को जो ज़रूरी अशिया उनके लिए हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन जो दूसरी ब्रांडेड आइटम है और आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं
इसमें ठीक है अवाम हमारे गरीब तबका भी लेता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो एक दरमियाना तबका और ये हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वो भी आते हैं। तो उसमें हमें मजबूरन ये चीज़ें रेट्स को मुस्तकम रखने के लिए और हमारी मैन्युफैक्चर से जो हमारी सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करने के लिए तो हमें इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है मार्केट से नहीं रखा जा सकता। अच्छा सर यहाँ पर इसलिए हमने कुछ अशिया की कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन सॉरी मैं आपको जी यहाँ पर ये बताएगा यूटिलिटी स्टोर्स एक मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। दी कितनी जा रही थी जो खत्म कर दी गई है, इस हवाले से बता दें। जी दोबारा काइंडली जरा बताइएगा। जो सब्सिडी दी जा रही थी जो खत्म की गई है वो बेसिकली कितनी सब्सिडी दी जा रही थी तमाम अशिया पर? सर मैं सब्सिडी जो अभी तक आज तक जो हम कर रहे हैं वो जितनी सब्सिडी दी जा रही थी वो उसी तरह ही जारी है, वो खत्म नहीं की गई। वो हमारे पास सब्सिडाइज एटम, सब्सिडाइज घी ऑयल भी बिक रहा है, इसमें दालें भी बिक रही हैं, इसमें आटा भी है, इसमें चीनी भी है। अच्छा। ये तमाम चीजों पे सब्सिडी चल रही है। और जी बताइए, आपने जुमला मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करूं। जी और दूसरा मैं अर्ज करूं कि जो हमारे पास ब्रांडेड अशिया जिनकी कीमतें हमने बढ़ाई हैं वो अभी भी हमारी तमाम अशिया मार्केट से कम है। ठीक हो गया, चले तो अब अगर हम मार्केट से कम की बात करते हैं, चले आपने मुझे खुद ही एक रास्ता भी दिखाया अगले सवाल का। सर ये बताइए कि अब आपने कहा कि मार्केट से कम है दुनिया में, अब आप पहले मानिएगा ज़रूर मेरी बात कि दुनिया में जब रमज़ान मुबारक जैसा पाक महीना आता है तो जितने भी अशिया खुर्दनोश हैं, इस तरह की बेसिक्स हैं जो एसेंशियल्स हैं, ठीक है, उनकी कीमतों में ना सिर्फ कमी बल्कि स्पेशल पैकेजेस और लोगों के लिए आसान बजट, वो तो हम छोड़ दें कि हम क्या क्या इस वक्त हम क्या फैसिलिटेट कर सकते हैं। क्या रमज़ान में भी यही महंगाई होगी या उसमें भी कोई आसानी के कोई प्लान किए हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं क्लियर कर दूं, एक तो ये टारगेटेड सब्सिडी अल्हम्दुलिल्लाह ये यूटिलिटी स्टोर पे ट्रायल बेसिस पे शुरू की गई है। ये अगले 1-2 हफ्ते में ये पूरे मुल्क में इसका नेटवर्क फैल जाएगा और जो रजिस्टर्ड हैं बेनिफिशरी एहसास प्रोग्राम के तहत वो यूटिलिटी स्टोर से टारगेटेड सब्सिडी भी लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक रवायत है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसमें सपोर्ट करती है। उसमें रमज़ान उल मुबारक में इंशाअल्लाह जिस तरह हमारी रवायत है उसी तरह बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिट एक दिया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा आवाम को। इसमें कुछ 19 जो हमारे मेन ग्रॉसरी के और ज़रूरी आइटम होते हैं उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इसके अलावा हम जो अपनी वर्किंग हमने मुकम्मल कर ली है मैन्युफैक्चरर्स के साथ, इसके अलावा 1200 से 1500 अशिया जो हैं वो 5 से 10% यूटिलिटी स्टोर खुद उस पर अपना भी बेनिफिट थोड़ा जो प्रॉफिट कम करके और एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेके हम आवाम को इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा एक मैं आपके जी एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वक्त पॉइंट ऑफ सेल जो पॉज है, क्योंकि FBRB और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी चाहती है कि तमाम हमारे शॉपिंग सेंटर्स हैं और दुकानें हैं वो पॉज पे आ जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का तमाम नेटवर्क इस वक्त पॉज पे आ गया है और ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट POS सिस्टम जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे चल रहा है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे GM प्रोक्योरमेंट यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन आयतुल्लाह साहब, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि सब्सिडी तो दी जा रही है इन तमाम अशिया पर, लेकिन उसके बावजूद जो 240 अशिया हैं माया वो तो महंगी हुई हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। ऑब्वियसली आई कंप्लीटली डिसएग्री, क्योंकि देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ जगहों पे इंसान को उम्मीद होती है, वो उम्मीद जब उनकी उसको चैलेंज करते हैं ना तो फिर इंसान के आवाम के दिल भी टूटते हैं और फिर उनका भरोसा भी टूटता है। और इसलिए मैंने वो रमज़ान वाला भी सवाल किया बट अभी सबसे पहले पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ है, रहिएगा हमारे साथ। इतनी ज़बरदस्त आज हम आपको दुनिया का गोल चक्कर लगवाने वाले हैं कि आप भी मज़े करेंगे और हम भी मज़े करेंगे, लेकिन वफ़े के बाद रहिएगा हमारे साथ।
वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। जैसे कि वादा किया था, बहुत अच्छी खबरें भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो बहुत ही अहम और उतनी ही ज़रूरी भी हैं बात करना। शाहजेब, अभी हम ब्रेक में इस तरह बात कर रहे थे, सबसे शेयर भी कर लेते हैं वो वाली बात कि जब अब कोरोना की जो ऑब्वियसली सिचुएशन आ गई है, या हम स्पेसिफिकली सेंटर्स बने हुए थे, या लोग वहाँ जा रहे थे, या मुलाजमीन वहाँ पर उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे थे, अब उस पर आया है ऑब्वियसली कि अब ये घर घर मुहिम शुरू हो जाएगी और उसको हम ख़त्म करेंगे और जो लोग नहीं पहुँच पा रहे। बट माई पॉइंट इज़ कि अब तक जो आप वैक्सीनेशंस या कोविड टेस्टिंग कर रहे थे, उसका रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, बिकॉज आप बाहर से जाके वो कराते हैं। लेकिन अगर आप उस टेस्ट की बात करें जो आप घर में कर रहे हैं, उसका कैसे रिकॉर्ड कायम होगा? किया जाएगा? बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, बहुत सारे सवाल हैं इस पे जो हमें करने हैं। जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में कोरोना टेस्टिंग किट की मेडिकल स्टोर्स में और फार्मेसीज में इजाज़त दे दी है कि लोग अब जा सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन वो कितनी महंगी होगी, उसकी खरीदारी जो है वो लोगों के लिए कितनी मुश्किल है, आसान है, घरों पर टेस्टिंग की जाएगी तो रिकॉर्ड कैसे बनेगा, जैसे कि माया कह रही है। बहुत सारे सवाल हैं जो हमें करने हैं। आज घर घर मुहिम शुरू की जा रही है वैक्सीनेशन की, तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम साहब ने। कासिम साहब, आपको हम खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे करने हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये किट का कहा जा रहा है कि घरों में अब लोग खुद किट्स खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, सर इस किट के बारे में बताइएगा, ये कितनी महंगी है, इसकी कॉस्ट क्या होगी, और जब घर पर किट इस्तेमाल की जाएगी तो फिर जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आता है कोविड के पेशेंट्स का, पॉजिटिव या नेगेटिव का, वो कैसे कायम किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये इंटरनेशनली अब दुनिया में इस किस्म का ट्रेंड शुरू हो गया है अक्रॉस द ग्लोब। ये है कि जी आप घरों में खुद जो है वो अपनी टेस्टिंग करें। और असल में अब जो जहाँ तक आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अब हमें खुद को समझने और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। हम अगर पीसीआर की बात करते हैं तो यकीनन वो सबसे क्रेडिबल टेस्ट जो कहलाता है इन टर्म्स ऑफ कोविड। इस वक्त दुनिया पूरी में जो क्रेडिबल टेस्ट है वो पीसीआर टेस्ट है। लेकिन रैपिड टेस्ट का जिस तरह से कहा गया कि जाके आप फार्मेसी से किट हैं, और अब में जैसे प्राइसेस का जो बताया वो प्राइसेस अभी मार्केट में आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन जो किट हमें पहले जो इससे मार्केट में मिल रही थी वो रफली अराउंड में तो नहीं थी, लेकिन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कम से कम हम में से कोई भी अगर खुदा ना खासा इन्फेक्ट होता है तो उसकी अवेयरनेस उसके पास होनी चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप इन्फेक्ट हो जाएं और फिर अगर आपको पता भी ना हो और आप घर में बैठे रहें और बाकी लोगों को इन्फेक्ट करें। इनफैक्ट आप आइसोलेशन में जाने के बजाय आप घूमते फिरते रहें, आप अपने ऑफिस में जाते रहें एटसेट्रा, तो इससे जो है ना वो स्प्रेड जो है वो ज्यादा होता है। अब दुनिया में डेफिनेटली ये एक प्रैक्टिस है जिसको बड़ा आजमाया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें से बहुत सारे नंबर्स जो है ना वो आपको पता नहीं चलेंगे। नंबर्स आपके पास वो आएंगे जो मोस्टली पीसीआर से जो आएंगे वो आपके पास नंबर्स आएंगे, क्योंकि और फिर जैसे हम जो हमारी सोसाइटी है उसमें जब तक हमने कोरोना कोई, बल्कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक भी जो है वो कोविड को इतना सीरियस नहीं लिया गया है। बहुत सारी कम्युनिटीज के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक पर्सनल जो है वो लोगों के अंदर इस बात की है। लेकिन हैविंग सेड, दुनिया में बहुत जो जितने टेस्ट करते हैं लोग, दे ऑलवेज उनकी एक ऐप बनी हुई होती है, वो उस पर जाके जो है वो अपने आप के टेस्ट को जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव को अपलोड करते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये तो वहाँ पर प्रैक्टिस। अब यहाँ पर हम आज इस पे थोड़ा सा बैठेंगे क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ से कल इस किस्म की ये इजाजत दी गई है कि जी आप प्राइवेट फार्मेसी से जो है वो कर लें। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट कि हम इसको इस पे कोई ऐप जो है वो हम आपके थ्रू सारे पाकिस्तान को बता दें या हमारे पर्टिकुलरली प्रोविंस ऑफ सिंध बता दें, ताकि आप अपलोड कर दें कि हमारे पास कितने टेस्ट हैं, कितने टेस्ट आप लोगों ने किए, उसका CNIC नंबर क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। सारे फर्दर अगर कोई मेडिकल हेल्प रिक्वायर हो तो हमारी टीम्स वहां जाके उनको असिस्ट कर सकें। आपके पास ये टेस्ट का भी पता चला। जी बिल्कुल पता चलता। वही मैं अगला सवाल भी यही करी थी आपकी बात से, आपने जवाब दे दिया। जी।
जी जी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इस वक्त अगर खुदा ना खासा स्प्रेड है तो उसकी लेवल क्या है, कितने Right. हैं, कहाँ है, कौन से पॉकेट्स हैं जिसको हमें ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है, यहाँ पर वहाँ पर किस किस्म के मैयर लेने की ज़रूरत है। तो दिस टुडे ये हमारे उस पे है, आज डिस्कशन पॉइंट में है इंशाल्लाह कि हम इसको कोई ऐप बेस करें ताकि लोग अगर घरों में टेस्ट करते हैं तो उस ऐप पे जाके जी अपना जो भी रिजल्ट है वो अपलोड कर दें विद देयर इन्फॉर्मेशन। राइट डॉक्टर साहब, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे ही जो भी डिस्कशन हो और इस पर जो भी हो आप हमें ज़रूर जो है हमसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज दैट्स वेरी इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट। अभी आप उस ट्रैवलिंग सर आपने कहा दुनिया भर में हो रहा है और ये जो PCR टेस्ट है सबसे ज़्यादा माना जाना वाला ऑथेंटिक टेस्ट है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं रैपिड टेस्ट की बात करूँ, वो ट्रैवलिंग और हम लोग जिस तरह इंटरनेशनल उनकी फार्मेसीज़ हैं वहाँ पर हमने ड्राइव थ्रू किया, उन्होंने हमें किट दी, किट को हमने खुद जो है वो हमने रोल किया अपने नॉस्ट्रल के अंदर, वहीं पर हमने बंद किया, सील किया, उनको हमने दिया और उन्होंने हमें ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू हमें रिपोर्ट्स भेज दी। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा इसको और इजी बनाना पड़ेगा, थोड़े सिस्टम को और जो है ताकि इजी फ्रेंडली बनाना पड़ेगा ताकि आम इंसान जो है वहाँ तक पहुँच सके। ये शायद आपको सवाल करें सर? तो ये इस तरीके से तो आपकी जो किट्स हैं वो तो सर दी जाएंगी फार्मेसिस्ट के थ्रू, लेकिन सर हम इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा कि जो घर घर मुहिम शुरू की जा रही है वैक्सीनेशन की, सर पहले तो इस बारे में बताइएगा क्या इस मुहिम का आगाज हो चुका है? जी जी, हमने 1 फरवरी से इसको हमने लॉन्च किया ऑल ओवर सिंध। कल की हमारे पास जो रिपोर्ट थी, अभी आज की रिपोर्ट अभी तक मेरे पास आई नहीं है, लेकिन कल जो है वो तकरीबन 5 लाख के करीब जो हैं वो लोगों को जैब किया गया ऑल ओवर सिंध, जिसमें आपके जितने बड़े शहर और छोटे शहर और गाँव तकरीबन 11,500 के लगभग टीम्स हैं जो हर घर में जा रही हैं और हर उसके ऊपर हर यूनियन काउंसिल बेस्ड के ऊपर सुपरवाइजर्स हैं, फिर तालुका लेवल पे सुपरवाइजर्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुपरवाइजर्स हैं और फिर हम ज़ाहिर है हम यहाँ से बैठ के जो हमारी जो EPI है उसमें NCOC ने हमें बड़े सपोर्ट किया है, फेडरल EPI ने सपोर्ट किया है, तो हम लेडी हेल्थ वर्कर्स को एंगेज किया है, वैक्सीनेटर्स को हायर किया है, सो ऑन सो फोर्थ। ये जो आपने माया ने जिस तरह बताया कि जी हम जो स्टैटिक वैक्सीन सेंटर हैं जी, उसकी वजह यह है कि अब स्टैटिक वैक्सीन सेंटर पे सिवाय बूस्टर शॉट्स के बहुत कम जो फर्स्ट और सेकंड डोज वाले जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई वो बहुत कम आ रहे हैं। सो हमें वो जो है कि 70 to 80% आपकी पॉपुलेशन वैक्सीनेट होनी चाहिए, उसको एड्रेस करने के लिए वी आर रीचिंग टू देयर होम्स। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वैक्सीन करवा लें। देखिए इसका फायदा ये हो रहा है ना कि अब खुदा ना खास्ता जो वैक्सीनेटेड लोगों में से अगर स्प्रेड होता है तो जो म्यूटेशंस, अब मैं माई सेल्फ इज नॉट अ डॉक्टर, मैं इंजीनियर, बट लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो वैक्सीनेटेड लोगों में से अगर स्प्रेड होगा तो आई थिंक कि जिस तरह से जो है वो स्प्रेड भी कम होगा, लोगों में इलनेस कम आएगी, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी हॉस्पिटल और जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उसके ऊपर बर्डन कम आएगा। तो ये दैट्स हाउ वी कैन जो ना, हमें हर रोज नई म्यूटेशंस आ रही हैं। आजकल फिर कोई इंडिया से एक नई म्यूटेशन के बारे में हमें पता चला है, जी जी, तो ये तो अब सिलसिला होता रहेगा, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं। और दूसरा इम्पोर्टेंट मैसेज जो हम देना चाहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आप जो है वो इससे बच नहीं सकते। सो जो प्रोटोकॉल SOPs जो हैं उसको आपको फॉलो करने। बट आई वांट टू आस्क वन, अगर कासिम साहब हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक इजाजत, आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है शाजिब, लेकिन मैं कासिम साहब एक इजाजत से एक सवाल, और वो सिर्फ एक सवाल है। आपने मुझे कहा, अभी बताया कि घर घर वाली मुहिम शुरू हो चुकी है, तो जिस शहर की आबादी जो है वो आज तक मर्दमशुमारी में भी वो नहीं हो सकी, तो आपको लगता है कि क्योंकि वैक्सीनेशन अब शुरू हो चुकी है और अभी तक वो ऐप भी नहीं है, अभी तक उस पर फैसला भी नहीं हुआ, उसको कैसे रखा जाएगा, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बस इसका प्लीज बता दीजिएगा। देखिए हम तो हर घर में जाके उस आबादी का, से फॉर एग्जांपल हम शनाख्ती कार्ड नंबर रखते हैं अपने पास, उसका पूरा एड्रेस हमारे पास रिकॉर्ड होता है, पूरा उसकी एक पूरी एप्लीकेशन, क्योंकि जब तक आप निम्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो निम्स में रजिस्ट्रेशन आपकी शनाख्ती कार्ड बेस होती है। तो आप जब शनाख्ती कार्ड डालेंगे तो यू विल हैव अ नंबर कि ये चलो ये शख्स आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल कराची का रहने वाला नहीं है, हैदराबाद का रहने वाला नहीं है, किसी पाकिस्तान के किसी और शहर से इधर आके रह रहा है, या अपने किसी काम के सिलसिले में आया हुआ है, या उसको कोई और मजबूरी है, तो उसका जो डेटाबेस में जो नादरा के थ्रू आएगा तो वो तो आपके पास पूरा डेटाबेस आ जाएगा, बेशक वो किसी भी पाकिस्तान के एरिया से ताल्लुक रखता हो।
तो उसका डेटाबेस तो आपके पास आ अच्छा जाएगा। अच्छा आप सर, मिसाल ले लें। हम थोड़ा सा अब इस तरफ आएंगे कासिम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा इस तरफ भी आएंगे कि क्या जब घर घर मुहिम शुरू की जाएगी तो उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स या जितने मराकज़ कायम किए गए हैं उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी? तो मैं सर आपकी इजाज़त है यहाँ पर चाहूँगा एक रिपोर्ट दिखाना, वो रिपोर्ट देखेंगे उसके बाद मैं आपसे कुछ और करूँगा कासिम साहब। सिंध में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने वाले सबसे बड़े एक्सपो सेंटर के वैक्सीनेशन सेंटर के मुलाजमीन ने आज 8वें रोज भी हड़ताल की हुई है, जिनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल के बाद सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं वो लोग जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए तो आ रहे हैं लेकिन मायूस वापस जाने पर मजबूर हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि वो कितने परेशान होकर वापस जा रहे हैं। परेशान होकर इतनी दूर से आए हैं, इसीलिए आएंगे हमारी यहाँ हमारी एंट्री हो जाए और हम जो उनसे अपने ऑफिस में जाके उसकी रसीद दिखाएं और हमें पेमेंट मिले। हमारी पेमेंट रोकी हुई है, वो बोल रहे हैं जब तक वैक्सीन लगवा के नहीं होगी आपकी पेमेंट नहीं मिलेगी। हम भी इसी वजह से हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमें जब तक हमारी पेमेंट नहीं मिलेगी हम भी नहीं करेंगे। काम करते हैं प्राइवेट, वो काम अपनी दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पर आए लगाने, बाहर रोड के इतनी ट्रैफिक जाम लगी पड़ी हुई है, बड़ी मुश्किल से 2-2.5 घंटे हम सफ़र तय करके यहाँ पर जब पहुँचे हैं, यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। जहाँ पर अगर मालूमात कर रहे हैं कि क्या है कि भाई वो यही बोल रहे हैं कि भाई तनख्वाह नहीं है उनकी, उन लोगों ने स्ट्राइक की हुई है। अब उनकी स्ट्राइक में हम आवाम का क्या कसूर है? बसों में बैठ के ख्वार होके 40-50 रुपये किराया भी देते हैं, ख्वार होके आते हैं, यहाँ आते हैं तो ये हमारा स्टाफ जो है पूरा हड़ताल करके बैठा हुआ है और गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप वैक्सीन लगवाओ। टीके की वजह से हमारी तनख्वाह रोक ली, तो वो बोले एंट्री होगी तो टीका लगेगा, आप दूसरा टीका इधर एंट्री नहीं कर रहे। भाई ने उधर भेज दिया, उसने उधर भेज दिया, उसने उधर भेज दिया। अब वो बोल रहे हैं जाके कहाँ है PIP कॉलोनी में कोई ऑफिस है उधर चले जाओ। हमारे कैमरामैन अब्दुल मुबीन मेरे सीधे हाथ की तरफ दिखा सकते हैं कि ये तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जहां पर बैठने की पहले कोई जगह नहीं होती थी, लोग खड़े रहते थे बाहर लाइनों में। आज ये कुर्सियां भी खाली पड़ी हैं और साथ साथ जो है वो काउंटर भी मुकम्मल तौर पर खाली पड़े हैं। जो स्टाफ है वो आ तो रहा है यहाँ पर, लेकिन उनको जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेगी वो काम नहीं करेंगे। हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखा सकते हैं कि ये वैक्सीनेट डेटा एंट्री ऑपरेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टाफ जो है 500 से ज़ायद स्टाफ है, जिसमें वैक्सीनेटर भी हैं और डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं। 9 महीने से सबकी सैलरी नहीं मिली किसी के भी, घर के खर्चे हैं, अखराजात हैं, जो बीवी बच्चों वाले भी हैं यहाँ पे, और 9 महीने से सैलरी ना मिलने का मकसद ये है कि घर के मसले मसाइल कैसे चलेंगे। 4 महीने कबल मेरे अपने वाले शॉकिंग, बहुत बड़ा मामला है। कासिम साहब आप पूरी रिपोर्ट देख रहे होंगे यकीन तौर पर। ये रिपोर्ट तकरीबन 1-2 दिन पहले तैयार की गई थी, जिस तरीके से वो जिक्र कर रहे हैं इसमें। आपको सर हम यहाँ पर आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, हमने वज़ीर सेहत सिंध की जानिब से भी एक बयान देखा कि अब जो सेंटर्स हैं, जो मराकज़ हैं वैक्सीनेशन की, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर इन तमाम मुलाजमीन के तनख्वाहों को क्लियर करना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल एग्रीड विद दैट, लेकिन जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमने सिवाय जो नर्सिंग स्कूल के बच्चे जो हैं, जो नर्सिंग स्कूल में 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, हमने उनको गवर्नमेंट की तरफ से हमने हायर किया था। लेकिन जो बाकी जितने डेटा और एंट्री ऑपरेटर्स हैं या वैक्सीनेटर जो बाकी लोग हैं, उनको हमने थर्ड पार्टी के थ्रू हायर किया था और हमने उनकी पेमेंट उनके पास भेजी है कि जी आप उनकी पेमेंट क्लियर करें। ये हमारा ये इशू कल भी रेज हुआ था, 1-2 दिन पहले भी इस पर डिस्कशन हुई थी और 1 हफ्ता या 10 दिन पहले भी डिस्कशन हुई थी। हमने उनसे कहा था कि जी हमने आपको पेमेंट कर दी है, जितनी आपके वाजिबात थे हम हर क्वार्टरली आपको रिलीज करते हैं और आप अपनी इनकी जो सैलरीज हैं वो आप इनको देते हैं। ये आप बेसिकली जो इशू आता है वो आता है बिटवीन दी अब हमारे पास तो सर इतना अमला तो था नहीं, इतनी जब वैक्सीन सेंटर पे हमने थर्ड पार्टी को एंगेज किया था कि आप हमें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स दे दें या वो जो वॉलंटियर्स हैं आपके पास वो आप हमें एंगेज करके दे दें, हम आपको उस के थ्रू हम आपको पेमेंट दे देंगे, आप उनको पेमेंट दें। तो ये एक इस तरह का इशू है, इसको हम दोबारा से भी देख लेंगे। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, आपने जैसे कहा कि हमें स्टैटिक सेंटर की जरूरत नहीं है। हमारे सर हॉस्पिटल जितनी भी हैं, वेदर ये कराची में आप अगर मिसाल ले लें, जना है हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल है, हमारे जितनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, कतर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट लियाकताबाद में हॉस्पिटल है, इसके अलावा छोटे बड़े जितने बड़े सेंटर हैं उन तमाम हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन
लोगों को अगर से फॉर एग्जांपल जैसे आपकी रिपोर्ट में शख्स बता रहा था कि जी मैं इतनी दूर से 2 घंटे की ट्रैवल करके आया हूँ, तो आप 2 घंटे ट्रैवल करके एक्सपो पे क्यों आते हैं? आप 2 घंटे जब 10 मिनट ट्रैवल करके आप बराबर में कतर हॉस्पिटल चले जाएं, से फॉर एग्जांपल अगर आपको करीब पड़ता है, या मलीर में कोई हॉस्पिटल आपको जो करीब पड़ता है सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। आप इससे अंदाजा सर ठीक है काज़ी साहब, लेकिन यहाँ पर हमारा ये सवाल है कि हम उनको दूसरी जगह रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन जो इतने बड़े मराकज़ बनाए गए हैं, शायद उन तमाम चीज़ों को जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि वो हड़ताल पे हैं, उससे लोग भी मुतासर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बड़े बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, इतने वहाँ पर वसाइल भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जब उनको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी तो ज़ाहिर बात है वो भी इसमें जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक तरफ शुरू की जा रही है घर घर मुहिम, दूसरी जानिब उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। सर इस मामले को मेरे ख्याल में हल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सर आप काबिल एहतराम हैं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया इस मामले पर। थैंक यू सो मच साहब, ऑलवेज इज अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। बट एक देयर इज अनदर अमेजिंग खबर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो अमेजिंग खबर ये है कि आजकल हम जो आई रियली लव अबाउट आवर टीम इज़ कि हम लोग कहीं ना कहीं सब रिसर्चर्स हैं, हमें पढ़ने का बहुत शौक है, और जब ऐसी कोई बात सुनते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में कोई मोबाइल लाइब्रेरी हो, या फिर KPK में कोई मोबाइल लाइब्रेरी बच्चों के लिए बनाई हो, या फिर कोई और स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाई हो, शाहजेब इस्लामाबाद स्ट्रीट लाइब्रेरी कहाँ पर है? इस्लामाबाद F7 में। कैन यू बिलीव के लोग जो बुक लवर्स हैं, बेसिकली पता है क्या, आई थिंक अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अगर हमारे घर में जो इतनी किताबें हमने लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, अब हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों से शेयर करें। और ये जनाब ये बुक लवर्स, शौकीन अफराद के लिए बड़ी अच्छी खबर है। ऑब्वियसली किताबें पढ़ने के लिए किसी लाइब्रेरी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब यहाँ पर सड़क किनारे बैठकर आप गरम गरम चाय पीकर एक अच्छी सी किताब इंजॉय कर सकते हैं। और F6 में मैं अपनी स्टैंड करेक्टेड, ये बुक लवर्स के लिए स्मार्ट लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई है, और जिसका जो मकसद है सिर्फ ये है कि जो किताब जो दोस्त सबसे अच्छी होती है उससे आपका रिश्ता और मजबूत बनाया। और जब आपको वो अपने गली मोहल्ले में मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या बात है। तो हमारे 92 की न्यूज़ नुमाइंदे गए थे ना वहाँ पे? बिल्कुल, नुमाइंदे जो 92 न्यूज़ के हैं वो आपको मजीद दिखा रहे हैं इसके बारे में। इस्लामाबाद में पहली सड़क किनारे लाइब्रेरी सज गई। लाइब्रेरी में जो है वो मुख्तलिफ किस्म की किताबें रखी गई हैं, जिनमें शेर व शायरी की, साइंस और टेक्नोलॉजी की और हिस्ट्री की किताबें भी मौजूद हैं यहाँ पर। इसी के साथ शहरों की बड़ी तादाद इस लाइब्रेरी का रुख कर रही है। लोग यहाँ पर आते हैं, अपना टाइम देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और सिर्फ किताबें पढ़ते नहीं हैं बल्कि अपने पास जो उनके पास पहले से मौजूद किताबें हैं यहाँ पर डोनेट भी करके जाते हैं। इसी के साथ ये भी देखा जा रहा है कि तलबा के अंदर कुतुब बीनी का शौक़ भी बढ़ा है, क्योंकि उन्हें ये आइडिया बड़ा ही ज़बरदस्त लगा है, अलग लगा है, तो वो यहाँ पर आते हैं, टाइम देते हैं, अपनी मनपसंद किताबें पढ़ते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपना टाइम दिया है, क्या कह रहे हैं और किस तरह की किताबें वो पढ़ते हैं। जी, ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ है। और आपको पता है कि आजकल के दौर में हम किताबों से बहुत पीछे हो गए थे, किताबों का रुझान बहुत ख़त्म हो चुका था। तो ये जो आइडिया है ये बहुत अच्छा लगा है। इसमें आपको बहुत सारी किताबें देखने को मिल रही हैं। आपको यहाँ पे तारीख़ी किताबें हैं, दीनी किताबें, आपको स्टोरी बुक्स यहाँ पे मिल रही हैं। आप आते हैं, अपनी मर्ज़ी किताब चूज़ करते हैं, अपनी एंट्री करते हैं और अपने साथ अपनी बुक कैरी करके ले जाते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी मौजूद थे। आपने जाना कि उन्होंने बताया कि बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है, सेल्फ सर्विस का काम है यहाँ पर। अपनी मर्ज़ी से आएँ, किताब लेकर जाएँ और 14 दिनों बाद वापसी कर दें और ख़ुद ही अपना नाम हटा दें। तो कुछ इस तरह की है ये सड़क किनारे ज़बरदस्त लाइब्रेरी। जी जबरदस्त, देखा जाए कैसे क्या रिपोर्ट दिखाई ना हमारी नुमाइंदा ने, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। इस तरह की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहा करें और लोगों में जो है इस तरह की मोहब्बत की और इल्म की रोशनी वाली जो खबरें होती हैं वो दिल चाहता है कि वाकई में, और दिन का आगाज़ भी ऐसे होना चाहिए शाहजेब की अच्छी अच्छी बातें हों। और आई थिंक हमारे प्रोग्राम को लोग पसंद भी इसलिए करते हैं बिकॉज हम बहुत किसी भी और डायरेक्शन में नहीं, किसी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं, हम बहुत पॉजिटिव होके बहुत हर तरह से आपको अपडेट रखने की कोशिश करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हो। अभी आगाज़ बाकी है, रहिएगा हमारे साथ वक्फे के बाद। सबसे बड़े पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ इस वक्त के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मौसम की तब्दीलियाँ
हो रही हैं और साथ साथ ऑब्वियसली कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी हवा, कभी आंधी। और ऑब्वियसली हमारी जो टीम का एक बहुत अहम हिस्सा है जवाद मेमन, हमेशा हमारे साथ होते हैं। शाजिब, तो लेट्स टॉक टू जवाद भाई। बिल्कुल, जवाद मेमन हमें ज्वाइन कर चुके हैं सबसे पहले पाकिस्तान में। जवाद भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपसे हम ओवरऑल मुल्क की जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है उसके बारे में जानना चाहेंगे, फिर आगे आपसे मजीद सवाल करते हैं। जी शाजिब भाई, ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, वो इस वक्त पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में और पंजाब रीजन में मौजूद है। पहाड़ों पे काफ़ी अच्छी बर्फबारी की अपडेट्स हैं। बाकी पंजाब रीजन में जो है वो काफ़ी सारे एरियाज में बारिशें रिपोर्ट हुई हैं। लाहौर में कल एक अच्छा स्पेल रहा, काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो लाइट टू मॉडरेट स्पेल रहा। और साथ ही साथ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है फिलहाल पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज तक लिमिटेड है। बलूचिस्तान रीजन की अगर बात करें तो तेज साइबेरिया की हवाएं हैं। मौसम एक बार फिर जो है कुछ हद तक ठंडा हो गया है। गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं काफ़ी तेज काफ़ी सारे एरियाज में बलूचिस्तान के। और फिर यही हवाएं जो हैं वो अब सिंध समेत जो है वो कराची तक रीच कर रही हैं। जिस तरह आपने देखा कि कल कराची में 85 to 90% ह्यूमिडिटी थी। हवा की रफ्तार जो है वो शाम रात से जो है वो बढ़ना शुरू हुई। और आज आपको पता है कि कराची शहर में जो है वो काफ़ी डस्टी वेदर है, थोड़ा विंडी वेदर है। बिल्कुल जवाद भाई, इसकी बड़ी खबरें आ रही थी कि जो साहिली इलाके हैं सिंध के, बलूचिस्तान के, वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलनी है। बहुत हवाएं चल रही है। इस बारे में जरा अपडेट करें, ये कब क्या शुरू हो चुकी हैं और ये कितनी खतरनाक है? जी शाहिद भाई, ये कल शाम रात से जो है इनका सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट कल जो है वो फैसल बेस पे तकरीबन 45 से 47 किलोमीटर जो है वो हवा का रफ्तार रिकॉर्ड की गई ऑफिशियली। इसी तरीके से मतलब पिछले जो इवेंट हुआ था तेज हवाओं का, ये उससे कम रहेगा, उससे उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन फिर भी जो लूज ऑब्जेक्ट्स हैं, जो साइन बोर्ड वगैरह हैं, जो कमजोर दरख्त हैं, दीवारें हैं, लोगों को उससे एहतियात करनी चाहिए। और ये कराची समेत बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में जो है ये सिलसिला आज और मैक्सिमम कल दोपहर या शाम तक कंटिन्यू करेगा। अच्छा जवाद भाई, चूंकि आप जब कह रहे थे ना कि वो कराची में मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं ना बड़ी हैरानगी से कही थी, अच्छा तो ये शक्ल देख रहा है, मैं ना बहुत मारूंगी। मैंने कहा जब हम लाहौर बैठे तो यहाँ पर आपने कहा ना कल से हल्की हल्की फुहार, हमें तो अभी भी रात सुबह में आते हुए फुहार हो रही थी और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है लाहौर का। बट थैंकफुली हमने स्मोक का पहले हमने किया था, ऑब्वियसली कवर किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में कम से कम जो पब्लिक एरियाज हैं, जहाँ पे हुजूम वाले एरियाज हैं, वहाँ पर इतना जो है वो हमें स्मोक देखने में या फॉग देखने में नहीं आया। तो अगर आप बताएं, तो आपने कहा मौसम जो चेंज हुआ है कराची का भी और पंजाब का भी, तो दोनों को एक साथ ही कवर कीजिएगा कि अभी कितने दिन तक सेम मौसम रहेगा और चेंजेस कब आ रही हैं? देखिए माया, कराची में जो अभी जो गर्द हालत अभी हवाएं चल रही हैं, इसके ज़ेरे असर कुछ हद तक टेम्परेचर डाउन होंगे। रात में जो है कह सकते हैं कि 10, 11, 12 डिग्री तक ड्रॉप हो जाएगा और दिन में जो है वो तकरीबन 30 से 32 डिग्री के दरमियान चलता रहेगा। ये सिलसिला 2 से 3 दिन कंटिन्यू करेगा। उसके बाद जो है एक बार फिर टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाएंगे और अब हम सर्दियों के सीजन के एंड पर हैं। साथ ही साथ अगर लाहौर और पंजाब के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो फिलहाल तो वहाँ अभी बारिशें कंटिन्यू करेंगी। ये जो सिस्टम है ये मजीद 24 घंटे कंटिन्यू करेगा। उसके बाद थोड़ी सी ठंड में इजाफा होगा। 2 से 3 दिन 4 दिन तक जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप रहेंगे। उसके बाद इन इलाकों में भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, चेंज होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब आपने बलूचिस्तान के वाले से भी, सिंध के वाले से भी बात किया, अप नॉर्थ के वाले से कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बर्फबारी या कोई बारिश या ऐसी चीज़ दैट पीपल शुड बी वार्न्ड अबाउट? बिल्कुल, पहाड़ों पे जो है वो नॉर्दर्न एरियाज में स्पेशली काफ़ी अच्छी बर्फबारी देखने में आएगी। अगेन गलियात रीजन, नथिया गली, मरी रीजन में जो है वो एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो एक्सपेक्टेड है। कल कुछ एरियाज में जो है वो रिकॉर्ड की भी गई है। तो जो भी लोग इन एरियाज में ट्रैवल कर रहे हैं, काइंडली जो है वो बर्फबारी और तेज बारिशों और नॉर्दर्न एरियाज में आपको पता है कि लैंडस्लाइड वगैरह के भी वाकयात होते रहते हैं। तो ट्रैवल एडवाइजरीज को और जो अपडेट्स आ रही है वेदर रिपोर्ट्स को वो अपनी उसमें जरूर शामिल रखें, वो देख के निकले उन एरियाज। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जवाद भाई फॉर योर टाइम एंड कराची को सलाम कहिएगा। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको फिर आपसे मुलाकात करें। दैट वाज हमारे वेदरमैन जवाद मेमन, हमेशा की तरह कितने स्वीट हैं और उनकी प्रेडिक्शंस आपने मुझे जब शुरू में बताया था तो मैंने कहा था होंगी, लेकिन वाकई में वो जो बताते हैं ना वो वैसे ही होता है। और लाहौर में इस वक्त बहुत अच्छा मौसम हुआ है जो आपको हम बता चुके हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि बारिश कोई 2-3 दिन तक चलती रहे। उसके बाद खैर देखेंगे सूरत हाल किस तरफ जाती है। तो ये तो मौसम की बात हो गई। स्टोरीज और बहुत सारी हैं जो हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है, लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली शाहज़ेब जिस तरह मौसम की भी चेंजेस आ रही हैं, सिर्फ मुल्क में और भी सियासी भी चेंजेस आ रही हैं, बहुत सारे और भी हमें जो है वो
बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी दिलचस्प खबरें भी सामने आ रही हैं मुल्क की मईशत के हवाले से। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ सेक्टर्स की खबरें आपको देते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की खबर देते हैं कि बहुत सारे सेक्टर्स हमारे ग्रो कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर कोविड में, पेंडेमिक में हमारे बहुत सारे सेक्टर्स ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। इसके साथ साथ जो अब हम आपके साथ खबर शेयर कर रहे हैं वो कर्ज के हवाले से। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मुआहदा हुआ और उसमें पाकिस्तान एक कर्ज लेने जा रहा है, पाकिस्तान कर्ज लेने जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब एक एस्पेक्ट ये भी है कि पाकिस्तान किसी को कर्ज दे भी रहा है, और कर्ज किसको दे रहा है? ये श्रीलंका को। मतलब पाकिस्तान सिर्फ कर्ज लेता नहीं है, कर्ज देता भी है। माया, ऐसा पॉसिबल है? मैं यकीन कर सकती हूँ, आज की खबर के बाद मुझे यकीन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वाकई में पाकिस्तान में भी इत्तेफाक हो इस हवाले से। ऑब्वियसली श्रीलंकन वज़ीर तजारत के हाल दौरे के बाद ऑब्वियसली चीज़ें कुछ ना कुछ होनी थी, डेवलपमेंट्स होनी थी, एंड दैट्स प्रोबेबली करेक्टेड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हिज लास्ट ट्रिप जो था पाकिस्तान का, उस हवाले से। तो पाकिस्तान से कर्ज के दौरानिया और मुआहदे की तफसील जो है वो तय की जा रही है, क्योंकि श्रीलंका को ये हम कर्ज देने जा रहे हैं, जो इसके बारे में अभी तक डिटेल सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 20 करोड़ डॉलर का ये कर्ज है जो पाकिस्तान श्रीलंका को फराहम करेगा। तो इसी मामले पर बात करने के लिए माहिर माशियात डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमेशा से मौजूद होते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में, और आपको मईशत पर अपडेट कर रहे होते हैं, बहुत सारे पहलुओं पर बात कर रहे होते हैं। शुजात मुबारक साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये पाकिस्तान इस पोजीशन में आ चुका है कि अब कर्ज दे? मुस्कुरा भी रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं चंद हकायक आपके सामने रखता हूँ और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि हम किस पोजीशन में हैं। ठीक है। 2000 मेरे पास अभी स्टैटिस्टिक्स मौजूद है कि 2017-18 में पाकिस्तान के जो कर्जाजात थे वो 286 अरब रुपए थे, और 2022 में हमारे जो कर्जाजात है वो 1427 अरब रुपए है, जो कि 400 गुना बढ़ गए। जबकि अगर आप देखें पूरी दुनिया में, अगर हम कंपेयर करें तो वी स्टैंड अमंग द 10 मोस्ट डेटेड नेशन, जिनका कोई हमारा 127 बिलियन डॉलर का कर्जा है, जो कि 94% ऑफ आवर जीडीपी बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि पिछले सिर्फ 6 महीनों में हमने कोई 10 बिलियन डॉलर कर्जा लिया मुख्तलिफ बायलैटरल मल्टीलैटरल एजेंसीज के, और अगले 6 महीनों में हमें 8 बिलियन डॉलर वापस करना है। ये सऊदीया की वो शॉर्ट टर्म लोन्स को हटा 3 बिलियन डॉलर हमने लिए। तो गिवन दिस सिनेरियो, जब पाकिस्तान कहा यह जा रहा हो कि वी आर द मोस्ट हाईली डेटेड नेशन, 8 बिलियन डॉलर आपने 6 महीने में वापस करना है, करंट अकाउंट का खसारा आपका 15-16 बिलियन डॉलर तक जाने का खदशा हो, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। इवन कि $1 भी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता किसी दूसरे मुल्क को कर्जा देना, चाहे आप। जी डॉक्टर साहब, सवाल जी डॉक्टर साहब, वही आपकी बात कह रहे हैं कि एक तरफ IMF का दबाव पाकिस्तान पर बढ़ रहा है और ऐसे में दीगर ममालिक से भी कर्जा लेना, अब ये मुल्की मईशत के लिए ये ग्रोथ लग रही है। मुझे तो नहीं पता, मैं, लेकिन आप ही बता सकते हैं कि ये हम कैसे करेंगे सारा कुछ। देखिए, ये तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान $1 भी कर्जा देना अफोर्ड नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग। और आगे जो आपके लिए सिनेरियो आ रहा है, आप देखेंगे हमें 6 महीने में 8.4 बिलियन डॉलर वापस करने हैं, और अगर हमें खुदा न खास्ता IMF से कोई किस्त नहीं मिलती है तो अगेन हमें अपनी करेंसी को दोबारा से उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू गिरेगी, दोबारा से एक महंगाई का तूफान आएगा, वो सारी चीजें एपिसोड दोबारा से रिपीट होंगी। तो अब आप ये देख लें कि और ये 2022-23 में और सिचुएशन खराब हो जाएगी, क्योंकि आपका इलेक्शन का साल होगा, गवर्नमेंट पॉपुलर स्टेप्स ले रही होगी, और शायद करंट अकाउंट के खसारे की तरफ लोगों का कम फोकस होगा। तो ये तमाम सूरत हाल में ऐसे लगता है कि हम एक कर्ज के गर्दाब में फंस चुके हैं, और ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में ये बड़ा अजीब सा लगता है, चाहे आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना चाह रहे हो तो कर्जे के बजाय आप कोई और इकदाम कर सकते हैं अपने श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो कर्जा देना या इस तरह की जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बड़े अजीब से बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि IMF की शराइत की वजह से पहले ही हमें बड़ी महंगाई का सामना है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती जा रही है, मिनी बजट आया उसके बाद हमने देखा बहुत कीमतों में इजाफा हुआ। तो एक तरफ तो IMF की सख्त शराइत जो हम पूरी करने में लगे हैं, दूसरी जानिब ऐसे कर्ज दे देना, तो सर हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल कैसे। और साथ में जो ये पॉइंट है कि एक तरफ से हम कर्ज ले रहे हैं और दूसरी तरफ दे रहे हैं, तो ये बात ठीक होगी कि कर्ज लेकर कर्ज दिया जा रहा है। दरअसल बहुत सारी चीजों में हमने एक साथ बहुत सारी विंडोज नहीं खोल दी हैं। देखिए, इसमें मैं आपको श्रीलंका के हकाइक भी बता देता हूँ, कुछ समझ में आएगी कि हम भी श्रीलंका की राह पे चल रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व है $1 बिलियन का, और उनकी जो फॉरेन
जो लोन समझ लीजिए या फॉरेन ऑब्लिगेशन है वो 7-8 बिलियन डॉलर के हैं। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने IMF की तरफ जाने से इनकार कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि हम चाइना से मदद लेंगे और शायद एक और पोर्ट हम गिरवी रखवा दें। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई भी मुल्क IMF की तरफ नहीं जाता और किसी एक मखसूस मुल्क की तरफ जा रहा होता है तो वो अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 16 बिलियन डॉलर के हैं और आज से कुछ 6 महीने पहले भी 16 बिलियन डॉलर थे। हमने 6-8 बिलियन डॉलर कर्जा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी 16.2 या 16.6 बिलियन डॉलर है। हमारे फॉरेन ऑब्लिगेशंस हैं 27 बिलियन डॉलर की। तो खुदा न खास्ता अगर IMF या हमें कोई और मल्टीलैटरल एजेंसी लोन नहीं देती है तो फिर हमें भी किसी की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि माजी में हम जा चुके हैं, और फिर हमें भी अपनी सोवरेनिटी को और अपनी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को ये जहन में रखना चाहिए कि आप जो भी कर्जा जात ले रहे हैं, जो भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अंदर ये आपने जहन में रखना कि अगर हम कहीं बायलैटरल किसी कंट्री की तरफ कर्जा लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने उसको कॉम्प्रोमाइज किया, मैं यहाँ पे जिक्र उसका नहीं करना चाहता। ठीक है, ठीक है। और साथ में सर हम जिस तरीके से इस पर भी बात कर लेते हैं कि मुल्क में सर जो महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये तो चलें कर्जे की बात हो गई, जो हम श्रीलंका को दे रहे हैं, ठीक है, हम दे देते हैं कि जो हमारी अपनी परेशानी है उसका मसला कब निकलेगा। जो मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, नए साल का आगाज़ हुआ है, उसमें मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो मज़ीद टैक्सेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो नए साल में जो उसका आगाज़ है वो तो कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे साल की कंडीशन आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? देखिए 2022 तो एक क्राइसिस का साल ही है, पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था। और अब प्रेजेंटली अगर आप देखें तो हम रेमिटेंसेस पे बहुत हद तक रिलाई कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिप डाउन होना शुरू हो गए हैं हमारे जो रेमिटेंसेस हैं। और रेमिटेंसेस अगर ज्यादा कम होते हैं तो अगेन हमारी करेंसी के ऊपर इसका प्रेशर आएगा, नंबर 1। सेकेंडली क्रूड ऑयल की, ब्रेंट की जो प्राइसेस है वो 84-87 डॉलर पे घूम रही है और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इससे प्राइसेस कम नहीं होंगी। अगेन हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और पाकिस्तान में फूड की, जो कि गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से फूड की शॉर्टेज हुई, स्पेशली यूरिया की जो हमने इंपोर्ट किया, तो उससे अगेन हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया। इससे पहले भी हम शुगर इंपोर्ट कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें जो हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर सकते थे वो हमने इंपोर्ट की, हमारे इंपोर्ट बिल बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारी करेंसी में प्रेशर आया। जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, करेंसी की वैल्यू कम होती है, तो आपके सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हिल जाते हैं। आपके यहाँ महंगाई होती है, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपके आप मतलब सारे का सारा पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। तो गिवन द प्रेजेंट सिनेरियो मुझे मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा होपफुल सिचुएशन नज़र नहीं आती है, लेकिन अल्लाह करे अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल की प्राइसेस कम हो जाती हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो शायद कुछ बेहतरी के इम्कान नजर आ जाए। डॉक्टर साहब आपने तो पहले ही कह दिया था जब साल का आगाज़ होने वाला था, आपने उसी वक्त इसकी जो है वो प्रिडिक्शन कर दी थी कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो स्टेबल नज़र नहीं आ रही और महंगाई बहुत बढ़ेगी। जिस आपने भी दुआ की है और हम भी दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। आप हमेशा आते हैं, आप हमें एनलाइटेड करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के भी जाते हैं और एक्चुअली वार्न करके जाते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे होते हैं, द नंबर्स आर टेलिंग, बट नंबर्स और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। वो नंबर्स हैं घड़ी के और घड़ी में है या वक्फे का वक्त, लेकिन वक्त अभी बाकी है और बहुत सारी खबरें भी। तो रहिएगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। गुड मॉर्निंग शाहजेब उर्माया की तरफ से। और अभी हम वक्फे में एक बात कर रहे थे शाहजेब, और विद योर परमिशन, कि सरफराज एक स्टार हैं, हम सब उनके फैंस हैं और हम उनके एज अ क्रिकेटर, एज एन आइकॉन, एज अ लेजेंड, इससे कोई इनकार तो नहीं है। मतलब उनकी फैन फॉलोइंग तो फैन प्राइड फॉलोइंग ऑफ है, पाकिस्तान है और फख्र पाकिस्तान है, और नो डाउट कि उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को वो अपनी कप्तानी में कहाँ लेकर गए हैं। T20 क्रिकेट की अगर हम बात करें ख़ास तौर पर, तो जिस तरीके से वो कप्तानी करते रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। लेकिन कुछ अरसे से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब रिजवान टीम में आया और मोहम्मद रिजवान ने आने के बाद अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मतलब हमें देखिए अपनी टीम में अगर कुछ देखना
तो परफॉर्मेंस है वो। हाँ। हम जिस तरीके से परफॉर्मेंस टीम है और वो टीम है, और जिस तरीके से शाहजेब अभी एक और बात कर रहे थे ना कि भाई जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस रही, आपने कभी धोखा नहीं दिया। जो लोग कहते थे कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता, हम अब भी चाहते हैं कि आप कभी धोखा ना दें, ऐसे ही चलता रहे। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमने एक जानब ये देखा जो कि खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर भी कि सरफराज अहमद और सलमान भट्ट आमने सामने आए। कुछ दोनों की जानिब से तनकीद भी की गई, सलमान भट्ट की जानिब से कुछ बातें की गई। उन्होंने सरफराज के बारे में कुछ कहा और वो यूं कहा कि जी जो सरफराज हैं वो गुस्से की वजह से, सरफराज अहमद के गुस्से की वजह से कोयटा को शिकस्त हुई है। साथ ही उन्होंने इस तरह की बात भी की कि सरफराज अहमद गुस्सा ज़्यादा करते हैं, बात कम करते हैं। बट देन अगेन अगर हम सलमान भट्ट की बात करते हैं शाहजेब, तो वो अब जो भी अपना उनका था वो जस्टिस हैज बीन सर्व्ड, उन्होंने अपना जो भी टाइम था वो गुजार लिया। अब कानून की नज़र में अगर वो बरी हैं और वो उनके ऊपर कोई भी इस तरह का एक्ट नहीं है, उनके कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, देन व्हाई आर अदर प्लेयर्स। देखिए प्लेयर्स एक तो कोई गेम नहीं खेल रहा, इट्स नॉट टेनिस या इस तरह का कोई एक तो गेम नहीं खेल रहा, ये टीम्स का खेल है ना शाहजेब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस पर हमने देखा कि सरफराज की जानिब से भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फरोख्त करने वाला फिक्सर नियत पर भाषण देगा तो अल्लाह हाफिज़ है। लेकिन इस तमाम मामले पर हम कुछ जानना चाहते हैं और वो हम जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपको खुद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, सर ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या तनकीद हो रही है, दूसरी तरफ तनकीद हो रही है, आप इस तनकीद को कैसे देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर शाहजेब और माया। और मैं समझता हूँ कि दो साबिक कप्तान एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ऐसा होना नहीं चाहिए। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी जग हसाई हो रही है। 2017 में 18 जून 2017 को सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता, भारत को उसने हराया। 5 साल होने को आ रहे हैं लेकिन लोग उसे नहीं भूले। तो सरफराज का एक इमेज बना है, एक सरफराज का इमेज बना है। अब मैं समझता हूँ कि ट्विटर की जंग में अगर सलमान भट्ट ने कुछ कहा भी था तो सरफराज को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ये एक क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जिसमें अगर आदमी टीम से बाहर हो, अगर क्रिकेटर पर बुरा वक्त आए तो फिर उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आती है। और लग रहा है सरफराज चूंकि पाकिस्तानी टीम से बाहर है, वो अलग बात है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इतना जेल नहीं कर पाई, बड़ी अच्छी टीम है। पिछले साल भी कोयटा ग्लैडिएटर्स इतना अच्छा नहीं खेला। तो लगता है ये सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं जिससे सरफराज अहमद ने रिएक्ट किया, लेकिन उन्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उसूलन तो पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। सलमान भट्ट ने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया है सरफराज की। सब लोग, हम भी तनकीद करते हैं, कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं। आप देखें कैमरे पे नजर आता है कि सरफराज अहमद थोड़े गुस्से के तेज हैं, उनके बरक्स बिल्कुल कंट्रास्ट है मोहम्मद रिजवान जो कप्तानी करते हैं, खामोश हैं, वो कूल हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान क्रिकेट की जगहसाई हो रही है और दो साबिक कप्तानों को आमने सामने आकर इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए था। और इससे क्या होगा कि यंगस्टर्स पर क्या मैसेज जाएगा कि दो कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान को लीड किया वो इस तरह से आपस में एक दूसरे से नबरदाजमा हो रहे हैं ट्विटर पर। ये अल्फाज की जंग जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। मिर्जा भाई एक और चीज आपने ये कहा इस तरह के एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो और भी लोग साथ में हैं, टीम के लोग हैं, जितने भी और भी जिनके जो इंडिविजुअल्स हैं, क्या वहां पर उनको उकसाया जा रहा है या उनको ट्रिगर किया जा रहा है या उस हिसाब से उनको उल्टा प्रोटेक्ट करना चाहिए था? लोग अगर अपने ही आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाएंगे तो हम दुनिया के सामने, आप ही तो कह रहे हैं हमारा तमाशा बन रहा है। ट्रिगर तो नहीं किया जा रहा माया, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद को जिस तरह से कप्तानी से हटाया गया, हालांकि उस वक्त के चेयरमैन एहसान मानी ने अपने बराबर में बिठाकर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे कप्तान सरफराज हैं और सरफराज रहेंगे। सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल 11 T20 सीरीज जीता। T20 की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान नंबर 1 टीम रहा। तो कंट्रीब्यूशन तो उनका है, लेकिन 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से उनको निकाला गया, जिस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, किसी दौरे में उन्हें एक मैच खिला दिया जाता है टीम के साथ, वो क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह वो ऑरेंज कलर की बिब पहने हुए घूम रहे होते हैं। तो एक कप्तान के जिसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, नवंबर 2007 में मुझे याद है सरफराज अहमद ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट करियर जयपुर में भारत के खिलाफ शुरू किया था जब कामरान अकमल अनफिट हो गए थे। और फिर 3 साल के बाद 2010 में उन्हें टेस्ट कैप मिली जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया। और सरफराज अहमद गुज़िश्ता तकरीबन 15 बरस से इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। वो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ी कामयाबी से खेल रहे हैं। लेकिन मिर्जा साहब हम कुछ ये जानना चाह रहे हैं कि यकीनी तौर पर जब सलमान भट्ट साहब ने तनकीद की तो सरफराज अहमद को भी कोई एडवाइस देने वाला तो होगा। कुछ ऐसे दोस्त आते हैं बीच में, कुछ नादान दोस्त जो कुछ इस किस्म की एडवाइस दे देते हैं कि भाई आपके ऊपर तनकीद हो रही है तो आपको भी अब जवाब देना है। तो आपको लगता है कुछ उनके आसपास के लोगों के साथ मुखलिस नहीं?
मुझे लगता है उन्होंने खुद ओवर रिएक्ट किया है शाहजेब, जिस तरह उनका जो ट्वीट है, क्योंकि आम तौर पर मैंने देखा है कि सरफराज का, और रोमन उर्दू में उन्होंने लिखा है, आम तौर पर उनका ट्विटर हैंडलर उनकी अहलिया जो है वो डील करती हैं, वो कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। इससे पहले भी सरफराज आपने देखा है कि कभी शेर लिख देते हैं, फिर उसको उड़ा देते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। हर आदमी का अपना कैरेक्टर होता है। बाज लोग काम क्वाइट होते हैं, रिजवान से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बाबर आजम से नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन सरफराज की एक उनका अपना फ्लेयर है। जी, इम्पल्सिवनेस मिर्जा भाई, इम्पल्सिवनेस जो है वो इनके आगे आ रही है। हाँ, वो लग रहा है क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन है ना कि एक आदमी पाकिस्तानी टीम से तो बाहर आई, लेकिन उसकी अपनी टीम फ्रेंचाइज जिसके वो 7वें बरस कप्तानी कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस, कोयटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में भी पहुंची है, एचबीएल पीएसएल के कोयटा ग्लैडिएटर्स जीती भी है। लेकिन मेरे साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो वाकई में कभी शेर लिख के हटा देते। हमने उस दिन भी कवर किया था उनके, जब उन्होंने शेर लिख के हटाया था, लेकिन स्क्रीनशॉट था हमारे पास, हमने दिखाया था अपने शो पे। बट क्या उनको ये नहीं कोई समझाने वाला, क्या ये मशवरा देने वाला कोई नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस उनको वापस वाला सरफराज, वो हमारे लिए आज भी उतनी ही काबिल एहतराम है, लेकिन उनकी पोजीशन स्ट्रांग, उनकी खुद की परफॉर्मेंस कर सकती है मिर्जा साहब। बिल्कुल, आपने माया बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ये तो बजाय इसके कि वो ट्विटर पर जवाब दें, वो ग्राउंड में परफॉर्म करें, सेंचुरी स्कोर कर दें, एक जारहाना इनिंग्स खेलें, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लें, तो तमाम लोगों की नजरें फिर सरफराज अहमद पर चली जाएंगी कि सरफराज अहमद अभी खत्म नहीं हुआ, उसकी क्रिकेट बाकी है। 2006 में उनकी कप्तानी में हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, इस मरतबा तो हम सेमीफाइनल के लिए भी नहीं पहुंच सके। तो बहुत सारी चीजें हैं सरफराज के साथ, उनके जो कैप में बहुत सारे फेदर्स हैं, लेकिन यही है कि अगर इस तरह की चीजें ना कंट्रोवर्सी करके, अब वो भी डिस्कस हो रहे हैं, सलमान भट्ट भी दोबारा डिस्कस होना शुरू हो गए, ये होना नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट। और साथ में सरफराज अहमद के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं सर, जो उनको देख के उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। जब वो इस तरह की तनकीद देखेंगे और उनके सामने तनकीद ही आएगी और परफॉर्मेंस नहीं आएगी, तो उनके ऊपर तो बड़ा असर पड़ेगा मिर्जा साहब। बिल्कुल शाहजेब, 18 जून 2017 को जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर हम वापस आए, तो शायद आपकी नजर से वो वीडियोस गुजरी हो, तस्वीरें गुजरी हो कि सरफराज अहमद के घर के बाहर नॉर्थ कराची में, जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, एक जम्मे गफीर था, ऐसा लगता था कोई जलसा हो रहा है। इतने उनके मद्दा, इतने चाहने वाले, अल्लाह ताला बस इज्जत देता है कि उनको कोई बता दे ये बात हम सबकी तरफ से कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन उस प्यार को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा तकरार से रहना पड़ेगा दूर। तो आप बस उनको कहिएगा कि प्लीज़ आप हमारे स्टार हैं, तो आप ज़रा काम डाउन रहें और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, अपना ट्रैक ना लूज करें। थैंक यू सो मच मिर्जा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, अब हम शाहजेब जो अब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जिस तरह मेंटल हेल्थ या गेम्स जो आजकल के हैं उनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर हम ये बात करें कि जनाब अगर बच्चे आजकल के आप देख रहे हैं अमूमन उनके हाथ में फ़ोन्स होते हैं, हमारी टीम में भी उस दिन डिस्कशन हो रही थी, वी ऑल वर देयर, और जिसकी वजह से ये वाली बात ज़रूर सामने आई शाहजेब के हमारी टीम में शाहरुख भाई ने कहा भाई बच्चों को गेम से नहीं रोको, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बच्चे खेल क्या रहे हैं, मॉनिटर जरूर रखो, नजर जरूर रखो, अगर वो एक्शन वाले शाहजेब गेम्स देखते हैं तो उसका क्या असर तो ये हम गेम्स पर जरूर बात करेंगे, लेकिन जैसे कि हमने शुरू में जिक्र किया था ना माया कि एक ऐसी पोलियो इफेक्टेड हम खातून है, बाहिम्मत खातून है, जिनसे मुलाकात करवानी, तो नाजरीन तो उसका इंतजार कर रहे हैं, पहले हम वो दिखाएं ताकि नाजरीन को ये पता लग सके कि वो बाहिम्मत खातून कौन है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि 6 माह की उम्र में वो पोलियो से मुतासर हुई, पोलियो की तस्दीक हो गई थी। लेकिन जैसा कि माया हम हमेशा बताते हैं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी जो जद्दोजहद है वो जारी रखी, तमाम रुकावटें आती रहीं, माशरे की सख्तियां आती रहीं, सब कुछ उन्होंने झेला और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि वो डॉक्टर बन गई। वो डॉक्टर बनने में कामयाब हुई, तालीम हासिल करने में कामयाब हुई, उन्होंने किसी बात को मजबूरी नहीं समझा। माया, तो हमारे साथ डॉक्टर आमना सरवर मौजूद हैं। डॉक्टर आमना से हम बात करेंगे जो हमारे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सबसे पहले में। डॉक्टर आमना, आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, आप माशाल्लाह डॉक्टर बन गई हैं। मुझे बताइएगा कितनी रुकावटें आई, कितनी मुश्किलात आई इस पूरे सफ़र में और यहाँ डॉक्टर बनने तक? वाह, रुकावटों का तो अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो इट वुड बी लाइक जैसे कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, वो वाला हिसाब था कि बिल्कुल इनिशियल स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में तो ऑब्वियसली सोशली तो कोई हिंड्रेंस नहीं थी, बट आपको पता है जिस तरह हमारे यहाँ एक्सेसिबिलिटी और बिल्कुल इस पे स्पेशल पीपल के लिए फोकस नहीं किया जाता, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरा स्कूल में जाना, पढ़ना और
आना जाना, कन्वेंस इशू, वो सबसे बड़ा था। तो लेकिन खैर मेरी फिर भी हिम्मत जो है वो फैमिली बढ़ाती रही और मैं पढ़ती रही कि मुझे आगे, मेरा एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। वाह वाह वाह। जी, तो लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का टाइम आया तो तब मुझे एकदम इस तरह लगा कि मेरे सारे ड्रीम्स जो है वो चकनाचूर हो गए, क्योंकि जब एडमिशन हो गया, सब हो गया और मुझे मेडिकली रिजेक्ट कर दिया गया कि आप नहीं कर सकती। तो तब मुझे ऐसे लगा कि बस मेरी ज़िंदगी का तो मकसद ख़त्म हो गया। लेकिन बस अल्लाह पाक मदद करने वाले हैं और मेरे फादर जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए आप केस करूँगा और विल गो टू द कोर्ट, ताकि आपका हक है, आप डिसेबल कोटा हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में होता है, आपको एटलीस्ट उस पर एडमिशन दिया जाए। तो बस एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद की और बस हो गया। और पूरा 5 साल फिर ये चीज़ मेरे जहन में थी कि मुझे बस करना है, हर तरह से करना है। अगर मैं कहीं भी शैटर्ड हुई तो उनको एक्सक्यूज़ मिल जाएगा कि यही वजह थी जिसकी वजह से हम नहीं इसको एडमिशन दे रहे थे। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है आई MBBS। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, क्या बात है। सबसे वाकई में बड़ी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हो रही है। आपने कहा कि अगर कभी हिम्मत टूटती तो ये लोग जो हैं मुझ पर शेर हो जाते या ये सोचते कि ये जो हम कह रहे थे ये नहीं कर सकती, तो ये सच साबित हो जाता। लेकिन कभी अंधेरे अकेले में बैठी हूँ तो आँखों में और सोच में कभी अंधेरा महसूस हुआ हो कि अब शायद नहीं हो पा रहा, इतनी मुश्किलात हैं, कैसे करूँगी, शायद लोग सही कह रहे हों, उस वक्त किसने हिम्मत दिलाई, किसने जो है हौसला दिया? बस सबसे पहले तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली आपकी इन्वॉल्व होती है कि अगर किसी भी फैमिली में कोई स्पेशल चाइल्ड हो तो पूरी फैमिली को उसको सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। लेकिन उन सब में मेरे फादर जो थे फ्रॉम द डे वन, कि जब मुझे उनको ये पता चला कि मुझे पोलियो हो गया है, तब भी उन्होंने ये ठान ली कि मैं इसको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होने दूंगा, इसको इस काबिल कर दूंगा कि ये कल को अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, बल्कि लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हो, इसको किसी की ज़रूरत महसूस ना हो। तो वो हमेशा मुझे इस बारे में इनकरेज करते थे कि ये बहुत मामूली चीज़ें हैं, आती जाती रहती हैं, अल्लाह पे भरोसा रखो, अपना काम कंटिन्यू रखो और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। तो दिस वाज माय वे कि मैं बस करती रही और अल्लाह ने आज यहाँ पहुँचा। और डॉक्टर साहब, हम अक्सर ये बात करते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे ख्याल में आपके केस में हम यही कहेंगे कि आपकी सारी मेहनत थी, आपकी सारी लगन थी और कोशिशें थी, आपकी हिम्मत थी, हौसला था, जिस वजह से आज आप डॉक्टर के मकाम पर पहुँच गई। जी बिल्कुल, बस यही है कि सबसे पहले तो मतलब ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का यकीन था मुझ पे, जब तक मुझे ऑब्वियसली नहीं समझती। फिर उसके बाद थोड़ी समझ जब आना शुरू हुई तो फिर ये था कि बस हिम्मत और विल पावर अगर आपकी स्ट्रांग है तो यू कैन अचीव एनीथिंग, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपके वालिद साहब ने आपका बड़ा साथ दिया, तो मैं चाहूँगी अब आप एक माशाल्लाह डॉक्टर बन चुकी हैं, MBBS डॉक्टर हैं, वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? वालिदैन को मैं एज अ डॉक्टर, एक्चुअली आजकल पेरेंट्स माशाल्लाह काफ़ी समझदार हो गए हैं, जैसे हम लोग क्लिनिक्स में भी देखते हैं, दे नो एवरीथिंग और वैक्सीनेशन वगैरह पे हर चीज़ पे वो करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं उसको। बट एक चीज़ जो आजकल बल्कि इनफैक्ट अभी तक भी मुझे नज़र आती है वो ये है कि व्हेनेवर दे हैव अ स्पेशल चाइल्ड, वो उसको इस तरह से इतना इनकरेज नहीं कर रहे। क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल नॉलेज में रिसेंटली एक केस ऐसा आया कि एक बच्चे को, ऑब्वियसली ये तो डिजीज़ हैं कभी भी आपको हो सकती हैं, एक बच्चे को रिसेंटली डिजीज़ डायग्नोज हुई और उसके स्कूल ने उसको एक्सपेल कर दिया। उसके पेरेंट्स ने उसको खुद ही मतलब बिल्कुल फाइट नहीं किया उसके लिए और उन्होंने चुप करके उसको घर बिठा लिया। दिस इज़ लाइक मेरे लिए तो बहुत ही अलार्म सिचुएशन थी कि मतलब आप उसको इतना डिस्करेज करें, मतलब दिस इज द पॉइंट, आपको इनकरेज करना चाहिए कि भाई ऐसा ही है, ये तो सब आनी जाए चीज़ें, आपकी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत वो था। और दूसरा एक बहुत मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अगर आपका मतलब जैसे अगर स्पेशल चाइल्ड हैं, दे हैव स्पेशल नीड्स, जब आप फिजिकली जाते हैं किसी सोशल प्लेसेस पे और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होते हैं तो वो रेज नहीं करते हैं उसे, उनको रेज करना चाहिए कि उनको एक्सेसिबल बनाए कि जहाँ पॉइंट आउट किया जाएगा तो वहीं काम होगा। तो
तो दे नीड टू वर्क ऑन इट। बिल्कुल दे नीड टू वर्क ऑन इट। और जिस तरीके से हम डॉक्टर आमना देख रहे हैं कि अब पोलियो की जो मुहिम चल रही है उसका तकरीबन पाकिस्तान से खात्मा होने में हम कामयाब हो चुके हैं। अब पूरे साल में तकरीबन कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। और आपका हौसला देखकर, आपकी जिस तरीके से लगन देखकर हम भी बहुत खुश हुए हैं और यकीनी तौर पर आपको सलाम पेश करते हैं कि आपकी हिम्मत से बहुत सारी खवातीन, बहुत सारी बच्चियाँ आपसे जो है वो हिम्मत भी हासिल करेंगी, आप उनके लिए इंस्पिरेशन होंगी। थैंक यू वेरी मच, आपने सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया और ये गुफ्तगू हुई आपके साथ। तो अब हम माया आगे चलें और आगे चलकर अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इसका आप जिक्र कर रही हैं। पहले बता दो सबको आखिरी सेगमेंट है, सब लोग जो है जल्दी जल्दी में देखें। नहीं, ये जो अभी बात करी थी, अब बताओ, डू यू एग्री विद मी कि गेम्स वगैरह जो है वो इस तरह के नहीं होने चाहिए, जो बच्चों के छोटे छोटे जहनों पे क्या उसका इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल, गेम्स डिपेंड करता है कि अगर आप इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, आप आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, अगर आपकी फिजिकल गेम्स हैं वो तो माया बहुत अच्छी है। हाँ। अगर आप इंडोर गेम्स खेल रहे हैं सिर्फ कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, तो यकीनी तौर पर नुकसानदेह है। वो आपको चले, अगर आप खेल भी लेते हैं, आप रिसर्च भी करते हैं, आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है, बट देन अगेन अगर आप कोई ऐसी जिसमें आपको दहशतगर्दी हो रही होती है, मार धाड़ हो रहा होता है, या एक्शन इस तरह का होता है जो कि कहीं ना कहीं मनफी असर छोड़ता है बच्चों के नाजुक मासूम जहनों पर, उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, उसके बारे में माँ बाप को कैसे हमें वार्न करना है, अवेयरनेस कैसे फैलानी है, शायद उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बच्चों की शख्सियात जो बन रही हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो कितनी मुतासिर हो रही है, तो इस पर माहिर नफ्सियात से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं माहिर नफ्सियात वानिया मुगीथ साहिबा, उनसे करेंगे। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चों को मोबाइल की लत लग गई है, हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, गेम्स खेलते हैं, और उस पर जिस किस्म की आजकल गेम्स आ रही हैं, आप क्या समझती हैं बच्चे इससे कितना मुतासर हो रहे हैं? तो देखिए, मुतासर होने की जो हद है उसके लिए कुछ अलामात हैं जो पेरेंट्स इन माइंड कीप कर सकते हैं कि अब जो है बच्चा मुतासर हो रहा है गेम से। लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ होनी कि बच्चा अगर खाने के वक्त जो है टैबलेट रख के फ़ौरन खाने की मेज़ पे नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा मुतासर हो गया है गेम से। सबसे पहले तो ग्लोबली हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ा है कोविड पैंडेमिक की वजह से। पिछले 2 साल से बच्चे जो हैं स्कूल अपना पूरा ऑनलाइन कर रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम तो ओवरऑल हम सबका बढ़ा है ग्लोबली। और गेमिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत सारे अच्छे मस्बत हेल्पफुल गेम्स भी होते हैं जो लोगों को मेंटली और फिजिकली एक्टिव भी रखते हैं। लेकिन ऐसे गेम्स होते हैं, ऐसे भी गेम्स होते हैं जिनमें बहुत तशद्दुद, वायलेंस, ग्राफिक इमेजरी होती है। तो अगर बच्चा ऐसे गेम्स खेल रहा है तो इससे बिल्कुल उनको जहनी असर बिल्कुल होगा उनके ऊपर इसकी वजह से। तो हो सकता है कि अगर वो दिन के कई घंटे, मतलब 2-3 से ज़्यादा घंटे गेमिंग में ही सिर्फ मुब्तला हो, या उस गेम के अलावा वो कुछ और नहीं कर रहे हों, उनकी कोई और इंटरेस्ट ना हो, खाने पीने का टाइम मिस कर दें, वक्त पे ना सोएं, पूरी रात उठे रहें, सुबह में ना उठ पाएँ, सर में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, क्लासेस ना अटेंड कर पाएँ, चिड़चिड़े हों, लोगों से मिलना जुलना छोड़ें, दूसरों के साथ अग्रेसिव या थोड़ा जारहाना अंदाज में पेश आएँ, तो फिर मसला जो है इलाज ही हद तक पहुंच जाता है। फिर बच्चे उस हद तक बलिया ये कह रही हैं कि बेसिकली उन लोग नज़र रखनी चाहिए उनके बिहेवियर पर कि वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, या किसी चीज़ में वो एग्रेशन दिखा रहे हैं या इमोशन दिखा रहे हैं, या किसी के साथ और कोई फिजिकल जो है वो एक्ट कर लेते हैं, या कुछ इस तरह करके। मतलब वालिदैन को ये कहना चाहिए कि आप उनके बिहेवियर पर और उनके मूवमेंट्स पर नज़र रखें। बिल्कुल बिल्कुल कि कोई लिमिट नहीं क्रॉस हो रही, बाउंड्रीज हों, पेरेंट जो है नज़र रख रहे हों कि बच्चा कितनी देर क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, उनका खाना पीना, स्कूल का काम, स्कूल की तरफ वो तवज्जो दे पा रहे हैं, ध्यान दे पा रहे हैं, अपने रिश्ते ताल्लुकात में वो बच्चे जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हों। तो बिल्कुल पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि वो किस तरह से बाउंड्री सेट करते हैं, वो किस तरह का एग्जाम्पल सेट करते हैं बच्चे के लिए। अच्छा मानिए, साथ में ये बताइएगा, आजकल बहुत सारी गेम्स हम देख रहे हैं, कुछ लर्निंग के लिए भी बच्चों की गेम्स आ रही हैं, जिसमें मुख्तलिफ वो अल्फ़ाबेट सीख रहे होते हैं, बहुत सारी लर्निंग उनकी होती है। आपके ख्याल में कौन सी गेम्स हैं, या अगर हम इस एज ग्रुप की बात करें, ख़ासतौर पर जो ये 5 साल से लेकर 10 साल की उम्र है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लर्निंग उनकी हो रही होती है, तो ख़ासतौर पर इस एज में कुछ ऐसी गेम्स आप समझती हैं एग्जिस्ट करती हैं जो उनको रिकमेंड की जा सकती हैं कि उनको ये गेम्स खेलनी चाहिए ताकि उनकी लर्निंग भी बेहतर हो और उनके नफ्सियात पर भी वो असरअंदाज ना हो? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल गेम्स हैं, बल्कि वीडियो गेम्स और थेरेपी पर भी आजकल काफ़ी तहकीक चल रही है। आप अगर नेशनल जियोग्राफिक किड्स या BBC स्कूल्स की वेबसाइट पर जाएं
तो बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स मिलेंगे। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन पे सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स, वर्ड सर्च टाइप के गेम्स होते हैं। माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स होते हैं जिसमें आप फ्री में बच्चों को कोडिंग, यंग बच्चों को कोडिंग सिखा सकते हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग होती है। और प्ले स्टेशन पे भी बहुत सारे एजुकेशनल गेम्स होते हैं। तो हर तरह के लेवल के हर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे गेम्स अवेलेबल हैं इस तरह के, जो बच्चों के लिए कंस्ट्रक्टिव और लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। अच्छा बोलिए, आप साथ साथ ये भी बता दीजिए कौन से गेम्स आपकी नज़र में जो है बच्चों को नहीं होने चाहिए उनके टैबलेट्स में, आईपैड्स में या उनके मोबाइल फ़ोन्स में, ताकि माँ बाप वो भी चेक कर सकें। और इसके अलावा ये कि बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आप लोग बच्चे क्योंकि हमेशा ना बच्चों के अंदर ये होता है कि भाई बड़ा सख्ती कर रहा है, बड़ा मना कर रहा है, इनको क्या पता, हमारे लिए गेम्स है। अब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ऐसे गेम्स जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हो, और देखें हर गेम के साथ एक रेटिंग आती है कि किस एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है। तो सबसे पहले तो उस रेटिंग पे मॉनिटर करना चाहिए। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा क्या डाउनलोड कर रहा है अपने मोबाइल पे या टैबलेट पे या लैपटॉप पे। दूसरा ये कि ऑफ कोर्स मतलब कोई गेम्स जो वायलेंट होते भी हैं, वो बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड वो इस तरह के गेम्स खेलते हैं, बट उनके लिए काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलीफ भी होता है। लेकिन जस्ट रिमेंबरिंग कि वो वायलेंस जो है वो रियल लाइफ में जो आपकी डेली लाइफ है उसमें नहीं क्रॉस ओवर होना, एक रियलिटी और जो गेमिंग की दुनिया है उसमें और वानिया उसके लिए बहुत जरूरी रियल लाइफ का रूटीन जो है वो उसमें और हॉबी का। वानिया, हम जिस तरीके से ये देख रहे हैं ना, हम जिक्र कर रहे हैं गेम्स का, तो मेरे ख्याल में हम जैसा कि इंट्रो में बात कर रहे थे कि जब बच्चे उनकी फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं, तो आपके ख्याल में वालिदैन को इस बात पे ज़्यादा खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि अगर बच्चे बाहर नहीं जाएंगे और आउटडोर गेम्स नहीं खेलेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर घर में उनको कोई एक्टिविटी तो चाहिए, फिर मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ गेम्स खेलेंगे। तो आपके ख्याल में वालिदैन को इस बात को तरजीह ज़्यादा देनी चाहिए कि बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें और उनके साथ थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व होना पड़े, ताकि उनको ये आदत पड़े कि वो बाहर क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, बहुत सारी गेम्स आउटडोर खेल सकते हैं। बहुत अच्छे गेम्स हो सकते हैं, लाइक वैसे भी फिजिकल गेम्स बहुत आते हैं, सीक्वेंस है, लूडो है, कैरम है, फूसबॉल है, और बैडमिंटन आप घरों में खेल सकते हैं, मोहल्लों में खेल सकते हैं। हम भी मोहल्लों में अपने भाइयों को देखते थे क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन अब बच्चों के पास जो है ना, वैसा ही कह रहे शाहज़ेब कि है ही नहीं कुछ करने के लिए। तो वो भी प्लीज़ ज़रा पेरेंट्स के लिए भी मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और पेरेंट्स भी अगर उनको थोड़ा इन्वॉल्व होना है बच्चे की ज़िंदगी में, तो वो बैठ के देखें बच्चा क्या गेम खेल रहा है, उनसे थोड़े से सवाल पूछें, खुद इन्वॉल्व होएं कि अच्छा इसमें क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या तुम्हें करना है। तो पेरेंट्स को भी इंगेज होना ज़रूरी है। और बिल्कुल दूसरी चीज़ें, दूसरी इंटरेस्ट और हॉबीज़ के लिए जगह होनी चाहिए, जैसे लाइब्रेरी हो या कोई कम्युनिटी सेंटर हो या आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट करनी हो, तो बच्चों के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रेजेंट करनी चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। हमारे साथ माहिर नफ्सियात वालिया मोई साहब हमारे साथ थी और इन्होंने बहुत अच्छी बातें की शाहज़ेब। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी थी ये सारी हाईलाइट करना, और मगर मैं समझती हूँ इस चीज़ पर कि हमें शाहज़ेब वाली बात कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। उनके लिए कह दे ठीक है तुम्हें खेलना है तो तुम ये एक्सरसाइज या ये वर्कआउट या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करोगे, क्योंकि वो जब तक अभी से उनको अगर आदत नहीं होगी तो शाहज़ेब फिर वो आगे भी नहीं करेंगे। तो इनके लिए वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो ख़ास तौर पर इस बात पर ज़रूर दें कि जो वो गेम्स खेल रहे हैं वो कौन सी खेल रहे हैं, अगर वो कोई वीडियोज़ देख रहे हैं तो कौन सी देख रहे हैं, तो इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टोटली एग्री, और मैं भी नज़र रखूँगी तुम कौन से गेम्स खेल रहे हो। लेकिन साथ साथ अब प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। हम दोनों को कल तक लीजिए इजाज़त, क्योंकि रजब का महीना शुरू हो चुका है। आज यकम रजब है। अल्लाह पाक आपको अपने हबीब के सदके रजब के महीनों की बरकतें आप पे नाजिल हों और हम उससे पूरा जो है वो फ़ायदा उठा सकें। अपनी इबादत में हमें रखिएगा याद कर, फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर लाहौर स्टूडियो से इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।